अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वालों को भी मेरा सलाम अर्ज़ हो। इन बच्चों से थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था ऑनलाइन वालों कि 3 से 4 फरवरी जहन में रखें। 1-2 को भी हो जाए फारिग तो अच्छी बात है, 3-4 जहन में रखें। आप लोगों ने भी आज जूम सेशन में मुझे तंग नहीं करना। वैसे आज वाली क्लास तो आपको कल मिलेगी तो ये सवाल तो आप लोगों ने भी पूछना ही है। खैर चलें, अच्छा जी, थोड़ी सी बात करते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम पे। हमने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम देखे हैं। हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा था कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी अकाउंटिंग भी हमने कर ली थी। यहाँ पर 6 कुछ सवाल छोटे छोटे गिवन है, आप घर पे बैठे करोगे तो आपको हंसी आएगी। इनका लेवल अब कोई नहीं रहा आपके सामने, आप सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अदर सोर्सेज में एंट्रेंस फी भी होती है, जिसको मेंबरशिप फी भी कह रहे थे। लेगेसी वगैरह, इन्होंने इसको जनरल फंड में डाला हुआ है, लेकिन मैंने इसको भी इनकम में डलवा दिया था कि चलो याद रहे आसानी के लिए, अल्टीमेटली इनकम से जनरल फंड में जाना है, ठीक है ना। फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी हम करते हैं, ये भी बात देखिए। सर्विस एक्टिविटीज़, नॉन प्रॉफिट की ट्रेडिंग एक्टिविटी ना हो, सर्विस एक्टिविटी हो जाए, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह हॉस्पिटल लगाई हो, उसके पैसे लेते हो, तो वो कोई एक्सरे बेच नहीं रहे होते, एक्सरे करके सर्विस दे रहे होते हैं और उसके पैसे ले रहे होते हैं, इस तरह से वो भी उसी तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी की तरह से ही है। उसके बाद 1-2 चीज़ें अभी छोटी मोटी रहती हैं, छोटी मोटी, ठीक है। मैं आज मेन एक चीज़ पढ़ाने लगा हूँ, लाइफ मेंबरशिप, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दे दिए थे आईकेएप ने लास्ट टाइम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ, पिछली दफ़ा। इस दफ़ा आईकेएप ने इसमें से बहुत सारी आसानी करके हमें दे दिया, कुछ चीज़ उसने बता दी कि वो हमने टेस्ट नहीं करनी है। तो बाकी जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें से भी जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैं बाद में आपको कवर करवा दूंगा। आज मेरी जो बात होनी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने कहा सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जिनमें आपसे मैंने बात की एंट्रेंस फी है, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फीस है, लाइफ मेंबरशिप फंड जो बनाते हैं, लाइफ मेंबरशिप होती है, इस तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, कुछ इवेंट्स करवा लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने कहा था रिसीट साइड पे उसका आना और पेमेंट पे जाना हो तो नेट करके शो कर दें। ऐसे ही एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डोनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोनेशंस, चंदा, अतियात, जो के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती है, जो लोग उनको अतियात देते हैं, चंदे देते हैं, ज़कात देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है। अब डोनेशंस के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है। डोनेशंस जनरल भी होते हैं, मतलब जिसने डोनेशन दिया उसने डोनेशन को इस्तेमाल करने का इख्तियार एनपीओ को दे दिया, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो भाई, अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए, यानी जिस मकसद के लिए आप बने हो आप उस मकसद में कुछ भी कर लो, ये पैसे आपके हैं। तो अगर वो पैसे दे दें तो ये एंट्री हमने पहले से की हुई है, नई चीज़ तो आगे जाके आनी है, ठीक है। हमने एंट्री की हुई है, पैसे आ गए, हमने इसको सीखा था, इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट या बैंक भी हो सकता है, कैश या बैंक डेबिट, और डोनेशन इनकम क्रेडिट, ठीक है, डोनेशन इनकम क्रेडिट। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई बंदा कैश देने की बजाय कोई फिक्स एसेट ही दे जाए, जैसे हॉस्पिटल को किसी बंदे ने आके वेंटिलेटर दे दिया, डोनेट कर दिया, डायलिसिस मशीन डोनेट कर दी, एक्सरे मशीन, ये अल्ट्रासाउंड मशीन, कोई ऐसी चीज, कोई मेडिकल इक्विपमेंट आके उन्होंने डोनेट कर दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स क्लब के पास को बंदा आया, उन्होंने पैसे देने की बजाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेट कर दिया, जी ये टीम का, पूरी टीम के हॉकी का सामान है जी, ये गोल्फ किटें हैं जी इतनी, बैट बॉल भाई कह रहे हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेट कर दिया, मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट कर दिया, यानी पैसे देने के बजाय एसेट ही ले आया अगला बंदा। हो सकता है उसकी फैक्ट्री हो, उसी काम के लिए वो काम करता ही, ठीक है। तो अगर ऐसी सूरत बन जाए तो फिर कैश या बैंक तो डेबिट नहीं हुआ, लेकिन वो रेलेवेंट फिक्स एसेट तो डेबिट हो गया। तो हम फिक्स एसेट जो आया है उसको डेबिट कर देंगे। ये एक एडजस्टमेंट आपके किसी होमवर्क वाले सवाल में आई भी हुई है। होमवर्क वाले सवाल के अंदर क्वेश्चन 7 है गालिबन, जिसकी तैयारी मैंने कर ली थी आज डिस्कस करने की, लेकिन नहीं टाइम मिला, क्योंकि ट्रायल वाला सवाल था, अकेलौता सवाल है और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रायल वाला सवाल फिर आ जाए तो आपको करना आता हो, तो उसके ऊपर आज हमारा टाइम लग गया, वो जो चौंकार इंटरनेशनल वाला होमवर्क में था, ठीक है। बहरहाल बातें बहुत सारी आज हमने सीखी हैं, नहीं की हैं, ये तसल्ली असल में अब शुरू हो गई ना, क्योंकि जब बंदे का टॉपिक तैयार होता है फिर प्लस माइनस वाली चीज़ें सीखता है बंदा, ऐसे ही है ना। तो कैश नहीं आया, फिक्स एसेट ही आ गया, तो फिक्स एसेट डेबिट, और ये भी डोनेशन इनकम है। कैश आपने पे करके ये एसेट नहीं खरीदा, बल्कि आपको ये एज आ डोनेशन मिला है, तो इसके लिए भी आपने डोनेशन इनकम क्रेडिट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई डोनेशन में, जनरल डोनेशन, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी डोनेशन देने वाला डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है जी। वो ये कहता है कि जी देखें, ये जो मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक बंदा हॉस्पिटल के पास आया और उसने आके कहा, देखें जी ये जो मैं पैसे अब आपको देने लगा हूँ, इन पैसों से आपने सिर्फ गुर्दे के मरीजों का इलाज करना है या सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज करना है,
या सिर्फ जो है वो कानों के मरीजों का, उनकी जो वो इक्विपमेंट होता है, ये सिर्फ उनको जो बंदा भी आए कानों का सुनने का मसला हो उसके साथ जो है वो, तो स्पेसिफाई कर दे अगर कोई बंदा अपने डोनेशन को कि जी मैं ये जो डोनेशन आपको दे रहा हूं फॉर सम स्पेसिफिक एक्सपेंस ओनली है, तो ये एक्स्ट्रा बात जो वो करके जाता है ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे एक लाइबिलिटी सी क्रिएट कर देती है। वैसे तो सारे पैसे ही जो जनरल फंड में पहुंच रहे हैं, जितने पैसे भी एनपीओ को लोग दे रहे हैं, भाई आप पे और मुझ पे वो लाइबिलिटी, अगर हमारी वो एनपीओ है, हम उसको ट्रस्टीज के तौर पे चला रहे हैं, तो किसी का कोई पैसा चाहे वो जनरल फंड में भी पड़ा हुआ है, वो दे गया जहां मर्जी इस्तेमाल करो, है तो वो भी लाइबिलिटी। लेकिन ये स्पेसिफिक तरह की जो लाइबिलिटी होती है ना, ये और ज्यादा परेशान करती है कि यार अब वो कह के गया है कि जी ये 5 लाख रुपया पकड़ो, एक बंदा जिसको मोतिया का मसला है उसकी आंखों का जो ऑपरेशन करके उसका लेंस डालने के ऊपर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया खर्चा आता है, तो मेरी तरफ से ये 5 मरीजों का इलाज आपने करना है, ये पकड़े 5 लाख रुपए मानत। तो अब आप उस जनरल फंड वाले बास्केट में इस पैसे को नहीं फेंकते, कहीं ये ना हो किसी और काम में लग जाए, कल को वो आके पूछे तो हम ये कहेंगे यार वो तो और जगह लग गया था, तो वो नाराज होगा, अगली बार नहीं देगा। ठीक है, तो फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिस्ट्रिक्टेड फंड। और रिस्ट्रिक्टेड बाय आउटसाइड पार्टी, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि बाहर के बंदे ने इस पे, हमने खुद नहीं फैसला किया कि ये पैसे, खुद भी फैसला कर सकते हैं। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा, ये वो एनपीओ की मैं साथ साथ थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, वो जाके फिर टिक करवा दूंगा, ये पढ़ लिया ऐसे करके, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फंड को कौन? बाहर वाले भाई साहब जिन्होंने डोनेशन दिया, इसको एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और अगर हम अपने फंड से ही कोई पैसे निकाल के अलग करें, वो एक चीज अभी मैंने नहीं पढ़ाई बीच में डोनेशन के अंदर आज, ठीक है, वो अपने ही फंड में से निकाल के कोई पैसे अलग करें, जी स्कूल के बच्चों की फीसें जिम्मे लेनी है, तो जनरल बास्केट में से पैसे निकाल के स्पेसिफिक में रख लो, ये ना हो कि कल को पैसे खत्म हो जाए और बच्चे बाहर खड़े ऑनलाइन लगा के उनकी फीस जमा नहीं है स्कूल की, ऐसे भी हो सकता है। तो हम अलग पैसे करके इंटरनल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये क्या है? एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड। क्या है जी? एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड। ये जनरल फंड में नहीं फेंकेंगे, ये स्पेसिफिक फंड है। ये क्या है? स्पेसिफिक फंड है। तो जिस दिन ये पैसे रिसीव होंगे उस दिन हम एंट्री पास करेंगे, पैसे आए तो कैश या बैंक डेबिट, और जो भी नाम है जिसके, आई पेशेंट फंड, आई या गई, आई पेशेंट फंड क्रेडिट। मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा था जी, कितने पैसे लाके दिए उसने? 5 लाख। ठीक है जी, तो 500 रुपया। ओके, अब 500 रुपया उसने दिया, मतलब 1000 में बात कर रहा हूं, और वो चला गया। अब हमने एक नई टोकरी मंगवाई बाजार से और ये 500 उसमें रख दिया। इस साल के एंड पे मिसाल के तौर पे 2 लोग आए और हमने उनका इलाज कर दिया। कहते हैं तेरा मैं इलाज करूंगा, हाँ तेरा इलाज, हमने उनका इलाज कर दिया। ठीक है, तो उस पर कितना खर्चा हो गया? 200 रुपये खर्च हो गया। यानी आपने लेंस खरीदा होगा, कैश गया। डॉक्टर जो आया था उसको फीस दी होगी। कौन सी ऐसी जरूरी बात है यार जो चली जा रही है तुम्हारी, इधर देख लो। हाँ, सुनने में तो हो ना, बराबर की सहूलतकार तो हो ना, दोनों को ही पकड़ना चाहिए जी। तो आपने डॉक्टर जाहिर आता है, वो तो आपने डोनेशन फ्री मरीज को करना है, डॉक्टर जरूरी नहीं है कि फ्री कर रहा हो, ठीक है, इलाज। तो आपने कोई लेंस खरीदा, कोई डॉक्टर की फीस भरी, कोई दवाइयों का खर्चा किया, तो ये सारे पैसे आपके जेब से निकल गए। ठीक है, तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश या बैंक को तो आपने क्रेडिट कर दिया, बनता था करना। क्या ख्याल है? ठीक है, अब 200 रुपये यहां से तो क्रेडिट हो गया, डेबिट एक्सपेंस को कर दूं? डेबिट एक्सपेंस को कर दूं? भाई एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो ये फंड तो पड़े का पड़ा रह जाएगा। ये एक तरह की हमने लायबिलिटी ही तो क्रिएट की थी, तो उसके अंदर से कुछ लायबिलिटी हमारे सर से उतर गई, हमने 2 बंदों की जिम्मेदारी अब इलाज करके उतार दी है, तो फिर आई पेशेंट फंड डेबिट कर दी। ठीक है, अब ये बड़ा खूबसूरत फंड है तो स्पेसिफिक फंड, लेकिन बड़ा खूबसूरत फंड है कि इस फंड के आने पर इनकम नहीं बनी और जाने पर एक्सपेंस भी नहीं बना। ठीक है, यानी यूं समझ लो, अगर इक्विटी होती थी, सेंटन इक्विटी, तो ये विद इन इक्विटी मूवमेंट है। आया भी फंड बन गया। फंड कहां आता है? जनरल फंड में लायबिलिटी से ऊपर ये स्पेसिफिक फंड नजर आते हैं। जनरल फंड के बाद स्पेसिफिक फंड होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फंड हो गया, ये आई पेशेंट फंड हो गया, कोई बिल्डिंग फंड हो गया, ये फंड्स लायबिलिटी से ऊपर पड़े होते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी में ही आया डायरेक्ट, फंड्स में ही आया डायरेक्ट, कैश डेबिट फंड क्रेडिट, इनकम नहीं बनाया हमने। ठीक है, और फिर फंड डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस भी नहीं बनाया हमने। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसको हमने शो ही नहीं किया, टोकरी अलग रख दी और वहीं से इसकी मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर दिखा देते होते हैं, यानी इसकी ओपनिंग, इसके अंदर आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा और क्लोजिंग वहीं पे मूवमेंट दिखा देते होते हैं। ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है, समझ आया? अच्छा, अब उससे भी थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कभी कभी बच्चे के ज़हन में आ जाती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, पिछली क्लास को इतनी ज्यादा नहीं है, पिछली क्लास को इसमें ज्यादा गड़बड़ आई थी, दूसरे में नहीं आई। अच्छा खैर चलें, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आके पैसे जो देता है वो कहता है कि जी ये पैसे आपने कुछ स्पेसिफिक, हमारा स्पोर्ट्स क्लब था, वो बंदा आया और आके कहता है कि जी आप ना इस डोनेशन में आपको देता हूँ, लेकिन इससे ना आपने एक बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है? टेनिस कोर्ट बनाना है। टेनिस कोर्ट नहीं है, टेनिस कोर्ट आपने बनाना है।
ठीक है जी। अब जैसे ही उसने ये बात की, अगेन हम पे बोझ पड़ गया। हम अगर जनरल बास्केट में इसको डाल दें तो कहीं और ना लग जाए। कल को वो आए गए, हाँ भी टेनिस कोर्ट, हम कहेंगे टेनिस है, कोर्ट नहीं है, ठीक है, कोर्ट पहन के खेल लो भाई कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम इसको भी क्या करेंगे, एक अलग टोकरी के अंदर रख लेंगे, बात समझे हो, ठीक है। तो जनरल में भी नहीं फेंका, और इस आए पेशेंट वाली टोकरी, नई टोकरी, फिर बंदा भगाया, जा नई टोकरी लेके आ, नई टोकरी लेके आया, छाल मार के गया, नई टोकरी लेके आया, हमने एंट्री पास की, कैश या बैंक डेबिट, और नई टोकरी क्रेडिट नहीं, टेनिस फंड, टेनिस कोर्ट फंड, टेनिस कोर्ट फंड। यार ये बिल्डिंग ही कर देते। ऐसा करो, बच्चों हॉस्पिटल को पैसे दे रहा है ये, और हॉस्पिटल को इसने कहा है कि आप बच्चों, पिछली क्लास वाली एग्जांपल ही रखते हैं, बच्चों को इसने कहा है, उधर नाम लंबा हो गया ना, एंट्री में नहीं गया और कुछ नहीं, ठीक है। आया बंदा हॉस्पिटल के पास, उसने कहा यार आप लोगों के पास बच्चों का वार्ड नहीं है, पीड्स वार्ड नहीं है, चिल्ड्रन वार्ड नहीं है आप, ओहो चले जी, आपको ना मैं 800 रुपया देता हूँ, ठीक है, आप इससे वार्ड बना लें, 8 लाख मिसाल को बन जाता होगा, ठीक है, वो अंदाजा लगा के उसने दे दिया। अब ये हम बनाएंगे जी वार्ड फंड। क्या बनाया जी हमने, वार्ड फंड, सी वार्ड फंड, चिल्ड्रन वार्ड फंड, ठीक है। ये बनाकर हमने अलग से पैसे रख दिए। अब ये बड़ा मुसीबत वाला एक फंड है। जैसे जब ये बनना शुरू हुआ, हमने इस पे ईंटें, बजरी, सीमेंट, गारा, रेत, सरिया, मजदूरी, ओवरहेड्स लगाने शुरू किए, तो ये बिल्डिंग बन नहीं जाती। आपको पता है ये क्या कहलाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे खर्चे होते गए, हम उसकी एंट्री करते गए, CWIP ऑफ वार्ड डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, CWIP ऑफ वार्ड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। मिसाल के तौर पे साल के एंड पर 800 की टोटल लगना था, 500 रुपए लग गए। अब ये एंट्री सही की है मैंने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो ईंटें, बजरी, सीमेंट लग रहा है उसको CWIP में डेबिट करेंगे। ये वो वाला फंड तो है नहीं कि खर्चा था, हो गया, बस फंड खत्म करो। मसला ये है, ये फंड अब आपको चुभना शुरू हो चुका है। आई नो बट प्लीज वेट, ये फंड आपको चुभना शुरू हो चुका है। आप कह रहे हो जो कैश टोकरी में आया था वो लगकर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है, इसका क्या करें? तो फिर मैंने आपको याद दिलाई गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। आप याद करो, एक बेल वाला सवाल कर, घंटियां बजाई थी हमने, उसमें एक पहले साल में कोई ग्रांट आई थी जिससे रिलेटेड, जिससे बिल्डिंग बनानी थी, वो बिल्डिंग पहले साल में नहीं बनी थी, तो वो ग्रांट का 1 रुपया इनकम में नहीं डाला था, वो वैसे ही लायबिलिटी पड़ी हुई थी। अगले साल जाके जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट होने के बाद जितने महीने बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई, उतने महीने ग्रांट को इनकम में, डेफर्ड ग्रांट को इनकम में डाला था। बिल्कुल वैसे ही, बस नाम शाम बदल गए, नाम शाम बदल गए। ये भी ग्रांट ही दिया किसी ने, एनपीओ को, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट वैसे ही हो गया, ठीक है। तो जिस दिन पैसे आए ये लायबिलिटी बन गई, नाम इसका यहां पे एनपीओ की अकाउंटिंग में फंड रख दिया हमने, ठीक है। अब बिल्डिंग बने जा रही है, ये अपनी जगह कायम दायम, बिल्डिंग CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, और जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट होगी उस दिन वार्ड कंप्लीट हो एंट्री होगी, PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट, उस दिन ये भी अलर्ट हो जाएगा। ये अलर्ट होकर क्या कहेगा, अब मैंने देखना है, जैसे जैसे वार्ड को डेफिसिट करेंगे वैसे वैसे मैंने भी इनकम में जाना है, वार्ड को डेफिसिट किए जाओगे, इसको इनकम बनाए जाओगे। ये बात समझ आई? कुछ ना कुछ नहीं समझ आई, समझाता हूं। मिसाल के तौर पे 2020 में हमें ये पैसे रिसीव हुए, तो हम फंड्स के अंदर, आपको पता है हम फंड्स के अंदर इसको यहां पे जनरल फंड के बाद ना यूं लिख देंगे वार्ड फंड, वार्ड फंड, और ये कितना नजर आ रहा है 2020 में 800, ठीक है। और एसेट्स के अंदर अभी नॉन करंट एसेट्स में CWIP ऑफ वार्ड नजर आ रहा है, लेकिन वो अभी कितना है 500, ठीक है। अब इधर देखो इनकम एंड, ये तो होगी ना बैलेंस शीट, ठीक है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ना तो कोई इनकम आई है और ना ही कोई एक्सपेंस आया, बात समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लें इसको, ये देखें जी 2020 की बात अगर कर रहे हैं तो 2020 में क्या इनकम, कोई इनकम नहीं है, पैसे आए, मैंने क्या एंट्री की, कैश डेबिट, वार्ड फंड क्रेडिट, ये 800 की एंट्री, कैश की दराज वो भर गई, टोकरी भर गई। अब मैंने पैसे खर्च किए तो CWIP डेबिट करके वो दराज, वो टोकरी से पैसे निकालता रहा, कैश क्रेडिट। तो 2020 में कुछ इनकम में नहीं गया, कुछ एक्सपेंस में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब अज्यूमिंग 2021 में ये वार्ड कंप्लीट हो गया, तो ये वार्ड डेबिट होकर पूरे, मतलब 500 से फिर 800 पे गया होगा ना, मैं लेजर नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो 800 का कंप्लीट हो गया, 800 CWIP से क्रेडिट होकर वार्ड में डेबिट हो गया। अब
जैसे जैसे ये वार्ड डेप्रीशिएट होगा, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी वार्ड 800 का था, ठीक है, इसको 10 साल पे डेप्रीशिएट करना है, तो 10 साल का मतलब डिवाइडेड बाय 10, 80 रुपए माइनस हो गए, -80, तो ये कितना आ गया 720। लेकिन इसकी एंट्री हमने क्या की, हमने एंट्री की डेप्रीसिएशन ऑफ वार्ड 20 से 80 से, ये डेबिट और एसिड क्रेडिट। साथ ही इसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ हेलो ओ भाईजान क्या कर रहे हो, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे भी इनकम में डालो और मैं भी रह जाऊंगा 720, ताकि जैसे जैसे ये खत्म हो वैसे वैसे मैं भी खत्म हो जाऊं। तो यहां पर हमारी वार्ड फंड इनकम आ जाएगी, वार्ड फंड इनकम। अब समझ आइए कुछ, ओहो लेकिन ये मैंने 20 में लिख दिया है, थोड़ी सी जगह और बनाएं, ये 21 में हुआ है ये कैसे है, देखो पैसे हमें आए नहीं थे। ग्रांट इनकम कैसे होती थी, ग्रांट डेफर्ड लायबिलिटीज इनकम कैसे बनती थी, वो कैसे इनकम होती थी, तब क्यों नहीं पूछते थे तुम। देखो बेसिकली क्या हुआ, तब आता नहीं था। बेसिकली ये हुआ है कि जिस दिन पैसे आए हैं ना, सारे हमने इनकम नहीं बनाए, किसी से पैसे मुफ्त में आ गए, इनकम ही है ना, एनपीओ की इनकम नहीं है, डोनेशन 8 लाख का मिल गया, इनकम नहीं है, नहीं है इनकम, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी, बिल्डिंग बनाओ, बन गई है तो अब इनकम बनाओ। यानी अगर ये अकाउंटिंग ना आती होती तो सीधा इसको जो नॉर्मल अकाउंटिंग है, ये भी तो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नहीं है। किसी का पैसा आया तो क्या आप क्या करोगे, याशी कर लोगे, या जिस काम के लिए दिया वो करोगे। ये इक्विपमेंट आया, क्या बच्चे तुम्हारे घर ले जाओ उठा के, ये लो बच्चों गोल्फ किट खेलो, या एनपीओ के लिए दिया तो ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। ये दोनों डायरेक्ट इनकम में डाल दिए थे, इनको कहा इसको डालो ही ना और इसको लायबिलिटी में रखो, जब बिल्डिंग बन जाए तो जैसे बिल्डिंग एक्सपेंस बने वैसे वैसे इसको इनकम बनाओ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी हम नहीं करेंगे ऐसा, जी ऐसा कोई ऑप्शन IAS 20 नहीं लग रहा है इस पे। एनपीओ की अकाउंटिंग है जिसने ये सिखाया हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्टेड फंड है, और ये रेस्ट्रिक्टेड फंड जब तक बिल्डिंग बन ना जाए, ये भी रेस्ट्रिक्टेड फंड था किधर गरूजा ये, लेकिन ये बारो बार यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी मूवमेंट भी यहीं पे आ गई। लेकिन मसला इसका ये कि इससे फिक्स एसेट बना है, तो फिर इसको असल में कहानी बताऊं, असल बात पता है क्या है, ये वार्ड फंड जो है ना, ये जब हम अब ये बात ना समझ आए तो फिर परसों का इंतजार कर लो, मेहताब वाला सवाल करना है, वहां पे जाकर समझ आएगी सबसे आखिरी पास पेपर। लेकिन छोड़ो, फिलहाल मैं को बताऊं असल कहानी पता है क्या है। जिस दिन 21 में ये बिल्डिंग तैयार होती है तो CWIP से क्रेडिट करके बिल्डिंग को डेबिट करते हैं ना, उसी दिन ये वार्ड फंड में से निकलकर नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाता है, और ये वहां पर डेफर्ड लायबिलिटी बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड लायबिलिटी होती थी। और यहां पे आके फिर इसको हम कहते हैं, जैसे यहां हम कहते हैं कि ये लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी डेबिट, और ये नई लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन साथ ही हम फिर इसको 80 रुपए से लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट, उधर डेफिसिट डेबिट। असल मैं ये चाह रहा था, पिछली क्लास में मैंने किया था तो बच्चों को इससे मसला है, मैंने कहा कि नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने भी पकड़ लिया तो ये बात भी आपने करवाई ली। चलिए ठीक है, तो ये ज्यादा मुनासिब ट्रीटमेंट है, ऐसे कहा जाता है, अकाउंटेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जब तक बिल्डिंग बन ना जाए इसको फंड्स में रखो, बिल्डिंग बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ, जिस दिन बिल्डिंग बन जाए CWIP क्रेडिट करके बिल्डिंग क्रेडिट करो, इसको भी फंड में से निकाल के डेफर्ड लायबिलिटी बना लो। अब जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे लायबिलिटी मोनेटाइज हो, आराम है। असल में ना फंड्स को ठीक है थोड़ा सा बेहतर हुआ, वार्ड फंड ये वहां से निकल के यहां पे आ गया, ओके। ये जैसे ये यहां से निकल कर इधर आया ना, ये ऐसे ही ये भाई साहब भी यहां से निकल कर इधर आ गए। अब ये यहां पे पहुंचकर डेप्रिशिएट हुए जा रहा है हर साल, और ये यहां पे निकल कर, अच्छा ये सेम अमाउंट्स है, सवाल में जरूरी नहीं है सेम अमाउंट्स हो, हमारा 10 लाख भी तो लग सकता है, हमारा 20 लाख भी तो लग सकता है। तो बिल्डिंग डोनेशन उसने 8 लाख दिया, हमारा 10 लाख लग गया, क्या करेंगे, दरवाजा नहीं लगाएंगे वार्ड को, हैं खिड़कियां नहीं लगाएंगे, भाईजान का डोनेशन खत्म हो गया, बिल्डिंग पे और खर्चा नहीं करना, नहीं यार अपने से लगा लेंगे। तो एसेट 10 लाख का बन जाएगा और फंड 8 लाख का आया था, अब एसेट 10 लाख के हिसाब से 100 रुपए डेफिसिट होगा और फंड 80 रुपए इनकम में जाएगा, मसला कोई नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता अगर ऐसे कर लेते। लेकिन चीजें फिर फैलती जाती है ना, तो बात काबू में नहीं आती, तो स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी बातें ना मेरे ख्याल में फिर किसी वक्त देख लेंगे, इनको छोड़ो, ठीक है। मेरे ख्याल में मतलब की बात सिर्फ NEC थी, इसकी आप पिक्ट्यूरे ले सकते हैं, वो बाद में कर लेना। वैसे फिलहाल तो मैं कहूंगा कि उसको ना यूं करके छुपा दिया जाए ताकि वो आपकी इन तस्वीरों में ना आए। ठीक है जी, ये डोनेशन की टोटल डिस्कशन है, इससे बाहर कोई नहीं है।
बस इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल बातें मैंने की हैं जो अभी लिखी हुई नजर नहीं आ रही। वो ICAP ने जो दो अटेम्प्ट पहले जो डाले थे ना स्टैंडर्ड्स, ये उनकी बात मैंने की थी। रिस्ट्रिक्टेड फंड है, मैंने भी रिस्ट्रिक्ट ही किया इनको, इनकम में नहीं डाला। अब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है जो किसी ने कर दिए हैं पैसे देकर रिस्ट्रिक्ट। एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, जब हम अपने ही फंड से, जनरल फंड से पैसे कुछ निकाल के अलग रख लेंगे ना, ये फलां काम के लिए हमने ये रख दिए अलग, तो वो हमारा स्पेसिफिक फंड बन जाएगा, लेकिन हमारे अपने सोर्सेज से बनेगा और उस रिस्ट्रिक्टेड को हम कहेंगे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और सही है ना? अच्छा चलें। नहीं, अब ये वाला इस केस में तो बन रहा है। ये जरा स्पेसिफिक जो है ना, ये कभी बन कैसे बनाए? मतलब बेतुकी सी बात हो कि हम जब ये आया है इसको रखें यहाँ पर, फिर जब खर्चा करें तो उतनी इनकम बनाएं, उतना एक्सपेंस बनाएं, बराबर जो होता है तो बारी बस। अच्छा जी, अब आप जिद करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि ये अभी आप ना बनाएं, जब जरूरत पड़ेगी ना मेहताब वाले सवाल में तो बना लेंगे। ठीक है, मत लिखे, मैंने हटा दिया, छुपा दिया। ठीक है, लिख लिया आपने, बैलेंस शीट बना ली यॉड। अच्छा, अब ये यहीं रहे क्योंकि इसमें फिर भाग भाग के इधर ही आते रहना है। नई फाइल ओपन करता हूं मैं, और चलो जी आ जाओ फिर। पास पेपर कौन सा था? 17 था, 14 था? अच्छा जी, ये देखें, ये एग्जेक्टिव क्लब वाला सवाल आपका होमवर्क में है। आई नो, मैं ये करवाऊंगा भी सही। ठीक है, इसकी मैं तैयारी भी वैसे करके आया था आज डिस्कस करने की, देखो सारी तैयारी हुई पड़ी, लेकिन वो टाइम नहीं मिला, इसलिए इसको तैयारी में रहने में। ठीक है, उसके बाद ये है 7, मैंने आपको 3 करवाया था, 4 होमवर्क में दिया था। 4 उस दिन आपको मुश्किल लगा था, लेकिन उसके बाद से आपके लिए वो आसान हो चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस एडजस्टमेंट इस काबिल ही नहीं थी कि आप उसको लिफ्ट भी कराएं। और उसके बाद 5 और 6 मैंने ज़रूरी नहीं समझे कि करवाए जाएं, ज़रूरत नहीं है। 7 करवाना है, होमवर्क दिया हुआ है। 8 आपको मैं करवा चुका हूँ, 9 आपको करवा चुका हूँ, 10 की ज़रूरत नहीं है, 11 की ज़रूरत नहीं है, 12 आपको करवा चुका हूँ, 13 आपको करवा चुका हूँ, 14 अभी होने लगा है इंशाल्लाह, 15 आप खुद करेंगे, आसानी बड़ा है, लेकिन जब कहूँगा तब, अभी नहीं। जाहिर है जिस दिन कहूँगा उस काबिल समझूंगा तो कह दूँगा हम कर लो, सारी बातें हो लेंगे ना, छोटी छोटी बातें भी चल रही हैं, तो ये खुद आप कर लेंगे। बड़ा प्यारा सवाल है। 16 जो है ना, इसका नाम क्या है देखो। अच्छा, लिखा तो ICAP ने इस तरह से है सीरियस, लेकिन दूसरे वाला सीरियस हो गया था इस अटेम्प्ट में, और इस सवाल में थोड़ा सीरियस तो है ना गड़बड़ी कर दी, लेकिन 60-70% फिर भी सवाल होने वाला है। क्योंकि सीरियस बात सिर्फ ये है, वो गोल्फ किट्स परचेज कर रहा है, कुछ किराए पे दे रहा है, कुछ बेच रहा है, ये 2 एडजस्टमेंट्स आपको तंग करेंगी। बाकी सवाल में इतनी जान नहीं थी। ठीक है, और बाकी सवाल आप इंशाल्लाह टैकल कर पाएंगे। ओके, लेकिन इससे परेशान ना हो। ये सवाल वैसे तो मैं आज करवाने के जहन से, मतलब कल करवाने के जहन से था, लेकिन ये मैंने घर पे कल बैठ के उस फॉर्मेट पे कर लिया हुआ है। खबरदार ऑनलाइन वालों ने को तस्वीर बनाई। ठीक है, अच्छा, उस फॉर्मेट मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है जो आपका है, जो सोल्यूशन किताब में है उसको आपने काट देना है। यहाँ से सोल्यूशन मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, जरूरत पे है, यहाँ से काम चलेगा या मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा, ये मैं कल देखूंगा। लेकिन ये सवाल आप लोगों ने यूं समझ के करना है कि बस परिचय में बैठे हैं आज और पास हैं तो फिर पास हैं इंशाल्लाह। तो फाइट करनी है, जो समझ में आए। इन एडजस्टमेंट से परेशान नहीं होना, जो समझ में आए कर डालना, सवाल करते जाना। ये कॉन्फिडेंस प्लीज ले लो, अभी तो मौका खत्म हो चुका है। ये कॉन्फिडेंस प्लीज आपके अंदर आ जाना चाहिए कि सवाल करते जाना है हमने, और सवाल करते करते ही पासिंग मार्क्स हमें मिल जाएंगे, चाहे सवाल पूरा होना हो। तो ये टफ क्वेश्चन था, पूरे एनपीओ में ये टफ क्वेश्चन है, बाकी तो कोई टफ है नहीं, आपने खुद देख ही लिया। ओके, तो ये आपका होमवर्क है आज का, इस पे बड़ा स्टार लगा लें। ठीक है, बड़ा मोबाइल बंद करके, और जो आपने ना इधर 20 नंबर लिखे हुए हैं, 38 मिनट बनते हैं, आप 45 मिनट ले लेना मेरी तरफ से, लेकिन इससे ज्यादा 1 मिनट नहीं लेना। ओके, फॉर्मेट जल्दी फॉर्मेट बना लेना। उसके बाद फिर जल्दी ये एडजस्टमेंट देखनी है। कहोगे कोई ये कोई एडजस्टमेंट है, लो ये कोई एडजस्टमेंट है, थोड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है ये भी, सब्सक्रिप्शन की। ये लिखा हुआ 3 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, 3 साल की पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है, 1 साल की नहीं है। कोई है, देख लेना 3, बड़ा आसान है। डोनेशन मिला है, ये स्पेसिफिक फंड है, बेसिकली डोनेशन है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। स्पेसिफिक फंड आज जो करवाया है, हो जाएगी एडजस्टमेंट। 4 और 5 बड़ा परेशान करेंगे आपको, लेकिन जब 6 पे आओगे आपको चलो यार ये नंबर तो लें, ये पेमेंट्स हैं, रिसीट्स भी हैं, पेमेंट्स भी हैं। और उसके बाद फिक्स एसेट वाली एडजस्टमेंट मुफ्त के नंबर हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर कोई कैश गड़बड़ हो तो वो इंश्योरेंस वाले देते हैं अप टू 2 मिलियन। और मसला वही है, टर्मिनेटेड है अकाउंटेंट ऑन फ्रॉड का शक। ठीक है, तो फिर कैश का आपने देख, लेकिन एक चीज यहां पे आपने कैश एंड बैंक इकट्ठा बना लेना है। उसकी वजह यह है, मजबूरी थी उसने जी, असल में ना
कैश और बैंक बैलेंसेस तो उसने दे दिए हैं, कैश का इतना था, बैंक का इतना था, एंड पे कैश का कोई नहीं था, बैंक का था, ये तो उसने कह दिया। लेकिन पूरे सवाल में ये नहीं बताया कि सब्सक्रिप्शन कैश में आई या बैंक में। पूरे सवाल में ये नहीं बताया कि ये रिसीट्स या पेमेंट्स कैश की हैं या बैंक की हैं। तो इसलिए मजबूरन फिर कैश और बैंक इकट्ठा बनाना पड़ा। ठीक है, तो बना लीजिएगा इकट्ठा, ओके। और बनाइएगा, अप्रोच वही रखिएगा। बाकी उम्मीद है 60% सवाल ये सही हो जाना चाहिए आपका, 60 to 70। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट्स आपको परेशान करेंगी, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि परेशान करें। आप घर पे खप खपैया करके आएँ, ताकि जब मैं करवाऊँ तो आप वो एडजस्टमेंट समझ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ना कि आप वो प्लस माइनस में ही लगे रहें। ये मेरी चाहत होती है। आपको पता है कि सवाल मुश्किल भी हो तो मैं आपकी तरफ फेंक दिया करता हूँ। हाँ, अगर ये आखिरी क्लास होती हमारी तो मैं ऐसा ना करता। परेशान हो गए तो कल मेरे पास वापस हो गए ना, इसलिए मैं ऐसे कर लिया करता हूँ। चलें, ये होमवर्क है आपका। और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और 14 का 7 तो यार पुराना होमवर्क हो गया। अभी तक किसी ने नहीं किया तो शर्म आनी चाहिए उसको, डूब मरना चाहिए उसमें, फाइट करना चाहिए था उसको। अभी तक बच्चे को वहाँ फाइट कर करके रोज 7वां सवाल जाके करते हैं, यार आज तो सही हो जाएगा, सर ने ये नहीं बताया। हम ऐसे सोचते हैं, ये वो चीज़ें हैं। मैं फाइनल्स के अंदर जब कंसल्टेशन सर कराते थे तो घर जाके ना उस सवाल जो क्लास में करते थे ना, वो मैं लपेट के रख देता था और फिर मैं खुद से वो सवाल करता था बगैर सोल्यूशन देखे। एंड पे जाता था, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी। फिर मैं कहता था हो अच्छा क्या हुआ देख लिया, अच्छा चलो। फिर अगली बार में आता था, फिर वो गलती नहीं, कोई नई गलती होती थी और फिर वो टैली नहीं होती थी। इस तरह से कहीं जाकर जो है वो 2-2 3-3 बार सवाल कर लेता था बंदा। तो आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, आप अभी तक आपने एक दफ़ा भी नहीं किया उसको। सॉल्विंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑन 31 दिसंबर 19। ट्रायल गिवन है जी 31 दिसंबर 19 का, और खैर से कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर बना दो 31 दिसंबर 19 का और बैलेंस शीट बना दो 31 दिसंबर 19 की। सबसे पहला काम फॉर्मेट, इनकम्स के बाद एक्सपेंस। आज थोड़ी सी गुंजाइश, पहले मुझे लगा कि है, लेकिन जब एंड पे जाके पता लगा कि एसिड्स तो बस वो सही कर गए थे, ज्यादा हो गए थे। खैर गुजारा हो गया हमारा फॉर्मेट में। बाहर आपके पास तो खुला डुला फॉर्मेट बन सकता है। आप सवाल जब पढ़ लेते हैं ना, जैसे मैंने आपको सवाल पढ़ा देना है, तो उसमें आपको नजर आएगा कोई बर्न वार्ड फंड टाइप चीज भी आ रही है, नहीं कोई स्पेसिफिक फंड है। ठीक है, तो फंड्स जनरल फंड के अलावा कोई भी हो वो आपके लाइबिलिटी से ऊपर नजर आने होते, तो आप ना 2 लाइनें छोड़ दिया करो। मुझे सवाल पढ़ने के बाद लग गया था 1 लाइन छोड़नी है, पता लग भी जाए 1 छोड़नी है तब भी 2 छोड़ देना। ठीक है, तो फंड्स एंड लाइबिलिटीज में नाम शाम पूरा लिख के आना ऊपर। ठीक है, फंड एंड लाइबिलिटीज में ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड, फिर 2-3 लाइनें खाली छोड़कर, 2 लाइनें खाली छोड़कर फिर लाइबिलिटीज, फिर 5 लाइनें खाली, फिर एसेट्स, फिर बाकी का सफा खाली। ठीक है, और अगर ना तसल्ली हो इस तरह से तो एक सफे पे एसेट्स लाइबिलिटीज, एक सफे पे एसेट्स कर दिया करो, दूसरे सफे पे फंड्स एंड लाइबिलिटीज कर लिया करो। ये कोई मसला नहीं है, खुला डुला काम किया करो जी। एक सफे पे इनकम, दूसरे सफे पे एक्सपेंसेस। चलें शुरू करें जी। अच्छा जी, ट्रायल बर्न्स वार्ड। अच्छा, मजे की बात है कि ये ट्रायल है और ट्रायल वाला वाहिद सवाल है, तो इंट्रो वाला कनॉलेज यूज होना है, तो थोड़ी सी बातें मुझे वो करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कनॉलेज थोड़ा सा ना वो ऑब्सोलीट हुआ होता है। ठीक है, वीक ना कहा करो, अल्लाह ना करे वीक हो, क्योंकि वीक हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। ऑब्सोलीट होना है तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रायल के अंदर पेड की फिगर्स आती हैं, हम नॉर्मली ये कहा करते थे, ऐसे ही है। अच्छा चलो, ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े होते हैं। हाँ, नॉर्मली क्लोजिंग ट्रायल जो है 31 दिसंबर 19 का ट्रायल जो है तो क्लोजिंग ही होगी। ठीक है, जो ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स हैं, ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स जो हैं उनको हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डबल एंट्री करके लिखते हैं या एक बार लिखते हैं। बचपन में उस्तादों ने ये तो बताया होगा कि ट्रायल वाली चीज एक बार आती है और अदर इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट होती है उसकी डबल एंट्री होती है, क्योंकि ट्रायल में जो फिगर्स आती हैं वो डबल एंट्री के प्रोसेस से गुजर के आती हैं। ठीक है, मैंने कहा ये बात रिवाइज करा दूं, कुछ है ऐसा, कुछ जहन में है बात। ठीक है, नहीं ये बात भी नहीं पता तुम्हें। ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, क्या क्लोजिंग्स। अच्छा, आप जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि ये कैश एंड बैंक जो है ये ओपनिंग है और ट्रायल के बाद इसमें क्लोजिंग कैश एंड बैंक गिवन होगा, ये कह रहे हो। एक चीज की बात मत करो, नॉर्मली बैलेंसेस नहीं, सिर्फ हमने ये बात स्टॉक के बारे में की। ठीक है, और वो मैंने ना तस्वीर ओपन की है पिछली क्लास में और मैंने अपने प्यारे बच्चों को वो दिखाया भी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, सामने भी वही पड़ा है, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई। स्टॉक कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, ठीक है, अभी उसकी बात मत करो, अभी जरा जनरल रूल। ठीक है, ट्रायल में क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजें, मसलन डेटर्स का लेजर हो ही नहीं सकता कि ओपनिंग हो, क्यों, सारा साल उसमें सैकड़ों एंट्रीज पड़ती हैं। क्रेडिटर्स हो ही नहीं सकता कि वो ओपनिंग हो, कैश एंड बैंक हो ही नहीं सकता कि वो ओपनिंग हो, फिर सेल्स हैं, परचेजेस हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस हैं, ये तो ओपनिंग हो ही नहीं सकते, ये तो होते ही फॉर द ईयर हैं।
ये साल बात पूरी सुन ले एक बार भाई, बात एक बार पूरी सुन ले, मुझे बीच में डंगी ना दे प्लीज। देख तो सही मेरा भाई, सुन तो सही, अभी पूरी कहानी ऐसे शीशा करता हूं मैं ये कह रहा, मेरी गल पूरी सुन, कहानी चेक कर, कहानी डाल रहा हूं अभी तो जी। ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती है। मैं कब कह रहा हूं सारी चीजें क्लोजिंग होती है? ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग, क्योंकि ट्रायल कौन सा है? क्लोजिंग ट्रायल है ना, ओपनिंग ट्रायल नहीं है। अनएडजस्टेड है ये, अनएडजस्टेड है ये, माना मैंने। यानी क्लोजिंग में भी गलती हो सकती है, पर वो डेटर गलत हो सकते हैं, पर ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग ही है। कैश एंड बैंक गलत हो सकते हैं, एडजस्टेड कैश बनाते थे, एडजस्टेड डेटर्स बनाते थे, एडजस्टेड फिक्स एसेट बनाते थे। गलती हो सकती है, मैंने कब कहा नहीं हो सकती? बात पूरी सुनो, दोबारा सुनो, मैं दोबारा से अब रिवाइंड करके फिर क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, ठीक है, गलत हो सकती हैं पर होती क्लोजिंग है। कुछ एक चीजें ओपनिंग भी होती हैं, मसलन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, लेकिन शक होता है इस पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि इधर ब्रॉड डाउन पड़ा होता है और ये सोया होता है। साल के एंड पे हम एक बार डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है, इसको आगे दिखाता हूं भाई। लो हाँ क्या हुआ? डेप्रिसिएशन आई है, अच्छा, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन क्रेडिट, और फिर ये क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग पड़ा है और सोया हुआ है भाई की तरह, सोया हुआ है। साल के एंड में उसको पोनी मार के उठाया, ओए क्लोजिंग डेटर निकल आए, तो फिर प्रोविजन का रेट लगा के तुम्हें क्लोजिंग दे रहे हैं, हम क्लोजिंग दे रहे हैं तुम्हें, रेट लगाकर बैड रिटर्न ऑफ लिखो और एक्सपेंस बनाओ और चलो भाई काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर कुछ एफआईआर में आप जाके पढ़ोगे, जैसे डेफर्ड टैक्स वगैरह होते हैं, ये अक्सर ओपनिंग पड़े होते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स जिनमें सारा साल कोई एंट्री नहीं होती ना, वो अक्सर ट्रायल में ओपनिंग पड़े होते हैं। हाँ, हो सकता है वो डेप्शन की एंट्री करके आपको कह दे डेप्शन हमने चार्ज कर दिया और ये क्लोजिंग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग भी हो सकता है, ये शक वाले होते हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर अकाउंट्स, ज्यादातर बैलेंसेस क्लोजिंग होते हैं, पर कुछ एक अकाउंट्स ओपनिंग भी हो सकते हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगली बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि सारा साल इनमें कोई एंट्री होती नहीं है, इसलिए ये अक्सर ओपनिंग पड़े होते हैं, ठीक है। और सही है, तो ये बात अब लिखो, ऐसे नहीं। अब इंट्रो, अब क्या करूं, अब इंट्रो, इसलिए तो इस सवाल पे टाइम ज्यादा लगा, वरना अंडरलाइन करो 31 दिसंबर 19 ट्रायल बैलेंस और स्टार लगाओ और लिखो अपने पास सजे खपे कहीं जगह देखकर बुक पे। क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, मसलन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक। क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग पड़ी होती हैं, मसलन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक एटसेट्रा। अब इंट्रो नहीं पढ़ा रहा आपको, वरना मैं आपको बताता। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, वो भी फिर आगे फिक्स एसेट की तरफ चलते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी तफसील है, वो तो फिर 10-12 दिन का पूरा टॉपिक होता है ना भाई। अब यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ा सा आपका वो नॉलेज जरा रिफ्रेश कराना है, और किसी का अगर आगे पीछे है तो अपने हिसाब से कराना है, बस ये कोशिश करनी है, ठीक है जी। क्या मैं बोल रहा था? क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, मसलन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक एक्सेट्रा। ये आगे लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो वजह क्या है, पता है ना। डेटर्स में बेतहाशा एंट्री सारा साल, सैकड़ों एंट्रीज होती है। क्रेडिटर्स में, कैश, बैंक हर रोज सैकड़ों एंट्रीज हो रही होती हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो क्लोजिंग पढ़ाओ, वरना तो वो सॉरी ओपनिंग पढ़ाओ, वरना अगर वो ओपनिंग है तो फिर तो आपने कोई अकाउंटिंग नहीं की सारा साल, फिर तो आपको सारा कुछ बताएगा वो डेबिट क्रेडिट आप खुद कर रहे होगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखवाया? क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती है, मसलन डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक वगैरह, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फुल स्टॉप के आगे लिखो, लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग पड़ी हो सकती हैं। अब ये भी ना पक्का कर लेना, कभी हो सकता है बेटा, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो फिर एक्यूमुलेशन ओपनिंग बजाय क्लोजिंग होगी ना। ये लिखो, ये सुनो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उन्होंने चार्ज कर ली है, तो उन्होंने एंट्री कर ली है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फिर एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग। गलत तो हो सकता है पर ओपनिंग नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिख रहे थे हम? लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग हो सकती हैं, मसलन पीएफडीडी, पूरा ना लिखने लग जाना, मसलन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। इस वगैरह के अंदर ना एक रिटेन्ड अर्निंग्स भी आता है, लेकिन वो फिलहाल मैं नहीं लिखवा रहा, वो बाद में भी बताता हूं, ठीक है भाई। बात समझ आ गई? तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लोजिंग ही होगी, कुछ एक ओपनिंग भी हो सकती है, ओके। स्टॉक अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए तो ट्रायल वाला स्टॉक क्लोजिंग होगा, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, उस दिन कहा था मेहनत कर रहे हैं,
अब मसला है ना, बहुत सारे 10 12 15 सवाल है नहीं मेरे पास, फाइनल अकाउंट तो हमने करना नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही है जितना कर सकता था। कैश फ्लो का टॉपिक के अंदर एक सवाल था, एक यहाँ पे आ गया सवाल, ठीक है, और थोड़ा रिवाइज ही कर सकता हूँ चीजें आपके साथ जी। ट्रायल में अगर कॉस्ट ऑफ सेल है तो ट्रायल में स्टॉक कौन सा होगा? क्लोजिंग। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। हाँ मैंने कहा था गलत हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वही है। और अगर 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 ट्रायल में नजर आए परचेजेस, तो ट्रायल में नजर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, और अदर इन्फॉर्मेशन में हमें बताया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे। अब अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ये बात मैं नए सिरे से शुरू करूं तो कैसे करूं, ठीक है, ये बात हमने पढ़ रखी है ना, ठीक है, तो बस रिवाइज करवाना था ये असूल, आपने सब पढ़ा हुआ है। ये हमने ना बकायदा सवाल पूरे तरतीब से करते 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 यहाँ तक बड़ा लंबा सफर था। पहले कार्ड कूड बनाया, एंट्रीज उंट्रीज की, एंट्रीज करके फिर हमने ट्रायल बनाया, और ये ट्रायल ऐसा बना था। हमने कहा ओ क्लोजिंग स्टॉक, ओ कॉस्ट ऑफ सेल याद आ रहा है। तो यहां पे हमने इसको देखते हुए क्या कहा था, अच्छा अगर ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएंगी तो उस ट्रायल में पड़ा हुआ स्टॉक, ये बात तुम मिक्स कर रहे थे, उस ट्रायल में पड़ा हुआ स्टॉक क्लोजिंग होगा, और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर ट्रायल में गिवन हुई परचेजेस तो इसका मतलब ट्रायल वाला स्टॉक ओपनिंग है, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में बताएगा। क्लियर हुई कुछ बातें? ये 3 चीजें हो गई। मैंने प्रोविजन की बात भी कर ली, डाउटफुल डेट की, अकोमोडेशन की बात भी कर ली, स्टॉक की बात भी कर ली। अब चौथी बात भी करके ही चलते हैं, यही सही है। क्या यार यहां पे मैंने क्यों लिखा हुआ है ओपनिंग? यहां पे मैंने क्यों लिखा हुआ है? यहां पे मैंने लिखा हुआ सिर्फ कैपिटल। चुप कर गया मैं, और मैंने यहां पे सिर्फ लिखा कैपिटल। मैं सवाल बनाने वाला था, मैंने सिर्फ लिख दिया कैपिटल। मेरा सवाल, ये कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग? और अल्लाह के बंदो, क्लोजिंग ट्रायल के अंदर क्लोजिंग कैपिटल होगा या ओपनिंग होगा? अब ये ना कहो कि पहले लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था। तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है? अगर ओपनिंग है तो मुझे लॉजिक दो, हैं? अनएडजस्टेड भाई कह रहे हैं, कैसे ओपनिंग? यहां लिखा हुआ देख के कह दिया आपने, तो कह दिया बस। प्रॉफिट बाद में आएगा। किसने कहां लिखा हुआ प्रॉफिट बाद में आएगा? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ प्रॉफिट बाद में आएगा? कैपिटल नहीं, कहां लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बाद में आएगा और कैपिटल इसमें ऐड होने हैं? कहां लिखा हुआ है? अरे नहीं, फेस ट्रायल का फेस बताएगा ये बात। आपको समझ नहीं आ रही? कोई तो बता दे, कोई नहीं, कोई थोड़ा सा जा रहे उस तरफ जी। भाई देखो, बड़ी सादा सी बात थी। ट्रायल का फेस बता रहा है, इनकम्स और एक्सपेंसेस सामने ही पड़े हैं। अगर ये सामने, हाँ मैं सोच रही थी बेटा बोलना था ये, ठीक है जी। ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस बिखरे पड़े हैं, मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है। वो बनेगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो निकलेगा तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा, तो कहीं जाकर ये क्लोजिंग कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो ये भी उसूल हमें पता लग गया, लेकिन ये लिखना नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस, ठीक है। ये लिखना नहीं, सिर्फ यूज करना था। इसको यूज कराता हूं अभी इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या है जी? अब ये हमने लॉजिकली समझा कि ये ओपनिंग क्यों है, ठीक है। लिखे या ना लिखे हमें पता लग जाएगा। अगर ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस बिखरे पड़े हैं तो मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना बाकी है, तो नेट प्रॉफिट निकलना, या नेट लॉस, मैं नेट प्रॉफिट ही बोलता हूं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना बाकी, नेट प्रॉफिट निकलना बाकी, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होना बाकी। तो वो कैसे ओपनिंग क्लोजिंग में बन जाएगा, कन्वर्ट हुआ होगा? तो ये निशानी है इनकम एक्सपेंसेस का ट्रायल में दिखना, ये निशानी है कि कैपिटल क्या है, ओपनिंग। और अगर ये ना नजर आते तो नेट प्रॉफिट नजर आता, या नेट प्रॉफिट भी ना नजर आता, वो भी इधर ऐड हो जाता। ऐसे ट्रायल के अंदर जिसमें इनकम एक्सपेंसेस नजर नहीं आते, उसमें कैपिटल क्लोजिंग होता है, उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट निकल चुका, ठीक है। तो सही है, लेकिन इसको लिखना नहीं, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अब नहीं बना रहे फाइनल अकाउंट की, यहां FAR 1 में और FAR 2 में बनानी है, ठीक है। लेकिन इसकी बेस से मैं आप NPO की तरफ लेके जाऊंगा। तो उसूल क्या बना? उसूल बना कैपिटल कब ओपनिंग है? ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आए तो, ठीक है, वजह पता लग गई। अच्छा, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के मुझे ये बताओ, छोड़ एक स्टेप आगे को, वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी यही रूल लगता है। कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स हमने अलग पढ़ ली ना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस ओपनिंग या क्लोजिंग वो यही बताया करेंगी। इनकम एक्सपेंसेस अगर बिखरे पड़े हैं तो मतलब नेट प्रॉफिट नहीं निकला तो वो फिर ओपनिंग है, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्लोजिंग हो सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने इसको यूज नहीं करना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। यहां पर कोई कैपिटल नहीं होता, फंड होता है, जनरल फंड होता है, जिसका ओपनिंग बैलेंस जब आता है जो होता है उसके अंदर ऐड होता है सरप्लस या डेफिसिट, तो वो क्लोजिंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बातों से बात आगे निकल गई, तो पहले इसी तरफ आ जाओ। जनरल फंड उन्होंने लिखा हुआ है। मेरा सवाल, ये जनरल फंड ओपनिंग है कि क्लोजिंग? देख लो, तसल्ली से देख लो। सर घर पे हमने सवाल किया है, कितने जन ट्राई किया था? मैंने दिया था, मैंने कहा था 14 और साथ में 7 तो पुराना है। ऐसे ना करें, चलो मैं तो करवा ही रहा हूं, सवाल तो मैंने सारा करवाना है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग कुछ करके तो नहीं आए हुए। अब जो करना है मैंने, आपने वो हाँ मानना है, आमन्ना व सद्दाकना, और चलो
बस अल्लाह, आप लोगों की तरफ से तो कोई भी इनपुट ना आया। सवाल तो मैंने करवा देना, समझ तो आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आपने क्या किया। चले छोड़ें अब इसको। जनरल फंड ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये देखने के लिए पहले ट्रायल देखूंगा मैं। ट्रायल में मुझे रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज, एक्सपेंसेस, सेल्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस, डोनेशंस, पता नहीं क्या कुछ आ रहा था, ठीक है ना, डोनेशन, ये सारे क्रेडिट पे, कुछ लायबिलिटीज है, कुछ इनकम है। तो ट्रायल के फेस पे इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आए, जिसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना बाकी है। उसमें वो बनेगा तो उसमें से सरप्लस और डेफिसिट निकलेगा, वो निकलेगा तो जनरल फंड में ओपनिंग में ऐड होगा तो वो क्लोजिंग बनेगा। तो सवाल के अंदर उसने फनकारी लगाई, जनरल फंड के आगे लिखा नहीं कि ओपनिंग है या क्लोजिंग। एक तो है रट्टा, ट्रायल में होता ही ओपनिंग है, और एक है कॉन्सेप्ट। रट्टा क्यों लगाएं, अब हमें पता है, कॉन्सेप्ट का पता है, ठीक है, कि ट्रायल में ओपनिंग सिर्फ तब होगा जब ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस छुपे पड़े। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बात को समझो, ठीक है, ये कभी नहीं भूलेगी फिर, ठीक है। क्लोजिंग भी तो हो सकता था, वो सिर्फ बैलेंस शीट बनवाता, इनकम एक्सपेंडिचर बनवाता ही ना, जनरल फंड के आगे क्लोजिंग भी ना लिखता और इनकम एक्सपेंस गायब कर देता, और रिक्वायरमेंट तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ। तो क्या करते, आप कहते हैं जी ये तो पता नहीं, नहीं इनकम एक्सपेंसेस नहीं होते तो वो ओपनिंग हो ही नहीं सकता था, क्लोजिंग, ठीक है ना, वो सही है। तो यहां पे हमने लिखा ओपनिंग, क्या है जी ये, और ये लिखकर अब स्टार लगाओ। अब ये रेलेवेंट है आपके लिए रूल, जैसे स्टॉक वाला रेलेवेंट था, जैसे प्रोविजन वाला रेलेवेंट हो सकता है, जैसे एक्यूमुलेशन रेलेवेंट हो सकता है, वैसे ये भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो लिखो इसके साथ जनरल फंड, बल्कि यूं लिखो, एक मिनट, नहीं यूं लिखो, ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं इसलिए जनरल फंड ओपनिंग है। बाकी कहानी आपको पता है, पूरी कहानी लिखनी नहीं, टाइम नहीं होता इतना, बस रूल लिख लो। ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं इसलिए जनरल फंड ओपनिंग है, इसलिए जनरल फंड ओपनिंग है, बस। अगली बात अब आपको पता है जी, ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं इसलिए जनरल फंड ओपनिंग है। आगे मत लिखो, आगे सिर्फ सुनो। जैसे ही आपने ये ज़हन में आपके आया ट्रायल में इनकम एक्सपेंस नजर आ रहे हैं, जनरल फंड ओपनिंग है, तो कैसे ये ओपनिंग है, क्योंकि अगर इनकम एक्सपेंस नजर आ रहे हैं तो रिसीट पेमेंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना, वो बनेगा तो सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा, वो निकलेगा तो यहां एडलेस होगा, तो फिर ये जाके कहीं क्लोजिंग बनेगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं लिखनी, बस इतना लिख लिया हमने, ट्रायल में चूंकि इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं चुनाचे ये ओपनिंग है। ओके, चलो यार वापस आओ, किधर चले गए थे हम, सवाल भी करना था हमने, ये मसला था असल में आज वाले सवाल में कोई जान नहीं है। यही बातें थी मुश्किल वाली जो कर दी, वो इन्वेंट्री वाली पहले से की हुई थी हमने, ठीक है, और ये डोनेशन वाली बात मैं कर आया हूं, सवाल में जरा भी जान नहीं है। देखो अब ये ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ज्यादातर, ठीक है ना, जैसे CWIP ये क्लोजिंग है, वह उठाना है और आपने इसको नॉन करंट एसेट्स में लिख देना है। लेकिन अभी तक ये मजे की बात है कि ये बर्न वार्ड वाला काम अभी चल रहा है, यानी शुक्र है ना इसने डेप्रिशिएट होना है, ना इसके रिलेटेड डोनेशन ने, ना इससे रिलेटेड डोनेशन ने इनकम में जाना है, ठीक है। तो CWIP अभी समझ आ गई ना बात, अभी ये पिछली स्टेज पे खड़ा है, शुक्र है। मेहताब वाला सवाल जो है ना, उसके अंदर ये काम हमने करना है, ये करवा दिया फिर ICAP ने ये काम, बिल्डिंग कंप्लीट करा ली और फिर हाँ वो फंड को इनकम में भी डलवाया और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट भी करवा लिया। ओके, तो करेंगे इंशाल्लाह, बेस बन गई है। वैसे तो अब वो सवाल भी आपके सामने अब नहीं ठहर सकता इंशाल्लाह, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो आप खुद ही करेंगे। ICAP का वो फंड वाला मैं रेस्ट्रिक्टेड फंड उसने लिखे थे 2-4, कोई मसला नहीं है, मसला सीरियस है, मसला इस वक्त सीरियस हो गया थोड़ा सा, यानी सीरियस वाला सवाल अब आपने करके आना है ना, जो वो मैं कल करवाऊंगा, उसके बाद फिर परसों का टाइम लगाएंगे, ना लगा तो अगले टॉपिक पे जाएंगे। लेकिन जब तक तसल्ली मेरी नहीं होगी भाई मैं नहीं कहीं जा रहा, ना आपको जाने दूंगा। अच्छा, बर्न वार्ड CWIP नॉन करंट एसेट्स में, कैफेटेरिया सेल्स, ओ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है, सवाल पढ़ते पता लगा, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP, नीचे 2-3 लाइनें छोड़ते होते हैं। डोनेशन फॉर कैश एंड बैंक, क्लोजिंग करंट एसेट्स में नजर आ जाएगा, अनलेस गलती हो, ये भी हमने देखा हुआ है, गलती थी एक बार, पहले सवाल में गलती थी हमारे, जब सितंबर आखिरी दिन की स्टूवर्ड सेल रिकॉर्ड करवाना भूल गया था, तो वो 480 के 420 था, वो कैश में भी डेबिट किया था सेल, तो ऐसे गलती तो हो सकती है, लेकिन वो ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग क्या है, खुद को अपना बाजू बेलने में ना दे लेना, ये बेलना वो नहीं होता जो अम्मा मारती है, वो नहीं, दूसरा होता है, ठीक है, बचना है। क्लोजिंग ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग है, जो कोई ओपनिंग हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉक पे शक हो सकता है, रूल बना लिया, जनरल फंड पे शक हो सकता है, रूल बना लिया, एक्यूमुलेशन पे शक हो सकता है, रूल नहीं बनाया। लेकिन इतनी सी बात, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, ये या तो फैक्ट यहां पर डेबिट साइड पे नजर आ जाएगा या वो खुद बताएगा। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज की है तो एक्सपेंस में नजर आएगी, फेस पे नहीं नजर आ रही, किसी एक्सपेंस में क्लब है तो सवाल खुद चीख के बताएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज हमने कर दिया, ठीक है ना, अनलेस वी कह दे नॉर्मली ओपनिंग। तो रेट का होना उसके बारे में भी रूल बना लेते हैं, ठीक है ना, वो भी रूल लिख लेते हैं। खैर फिलहाल मैंने क्या बताया, स्टॉक का, फंड का और क्या है, प्रोविजन और एक्यूमुलेशन का, ये 4 चीजें जो ओपनिंग हो सकती हैं।
हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा ओके, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड ये स्पेसिफिक फंड है और इसको अलग से रखेंगे, और ये अभी आपको बताया मैंने कि ये अभी दूसरे फेज में है, यानी कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है और ये फंड अलग से पड़ा हुआ है। ओके, पहले साल जो हमने पहला साल अभी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, वॉक ऑन डायबिटीज डे, आगाही वॉक करवाई हमने ज़ियाबितस पर, शुगर का मर्ज बहुत फैलता जा रहा है लोगों की ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से, तो एक आगाही मुहिम चलाने की जरूरत पेश आई, तो हमें किसी ने स्पॉन्सर भी किया है। अगले सफे में किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। 22 लाख रुपया कोई हमें देगा कि यार मेरा तो सारा टबर ही जड़ाना शुगर ही नजर हो गया, मैं चाहता हूँ और लोग जो है ना वो ना हो, तो आप ना एक वॉक रखें जिसमें आप ऐसे बैनर्स वगैरह लेकर निकलें, एक पुरअमन तरीके से, रास्ता ब्लॉक किए बगैर, और आपने वो बैनर्स उठाए हों उनके ऊपर लिखा हुआ हो कि जी ये चीज़ें जो है ये ज़ियाबितस की तरफ लेके जाती हैं और ये बड़ी एक टीबी है कसम से, तो आप जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर आगाही लोगों में फैलाएं। हमने एक वॉक रख ली। अब जाहिरी बात है वो वॉक ऐसे थोड़ी है कि सारे शुगर के मरीज आ ही जाएंगे, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ गिफ्ट्स रखे जाते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, तो इस तरह से हमने कुछ खर्चे भी किए, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज। यहीं से पता लग गया कि भाईजान अगली बार कोई कहेगा अभी तो हमने नहीं करानी। 2.2 उसने दिए, 2.6 हमारे लग गए, 2.6 नहीं लगे, अभी आगे एडजस्टमेंट भी एक पड़ी है कि कुछ अनरिकॉर्डेड भी है, तो अभी एक्सपेंस और भी बढ़ना है, लेकिन फेस पे देखते ही पता लग गया कि आज हम है तो वही एक्टिविटी जो नेट करके लिखते हैं, लेकिन आज हम इसको एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इनकम में नहीं लिखेंगे, एक्सपेंसेस में लिखेंगे। समझ आती है बात की? चलो अच्छा जी, चिप्स के साथ जूस, इन्वेंट्री नहीं, फी फ्रॉम पेशेंट, इनकम, जनरल डोनेशन, इनकम, सिंपल, ये तो डायरेक्ट वाले हैं, ठीक है। और जनरल फंड, ओपनिंग, पता है हमें ओपनिंग, ये सीधी सी फिगर आज मैंने बनाई फिगर, मैंने यही कहा सवाल में जान नहीं है, मसला है आपकी ट्रायल को समझने की कमजोरी का, तो मैंने उसको दूर करने पे आज की क्लास लगाई है। सवाल तो आधे घंटे का नहीं है, अभी आप देखोगे सवाल में जान नहीं। इन्वेंट्री, ओपनिंग या क्लोजिंग, परचेजेस पढ़ी है, अगले समय जाके देखो ट्रायल के अंदर परचेजेस नजर आ रही है, तो फिर ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक कहे या ना कहे, ओपनिंग है। मेडिकल इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है। ओ एसेट डेबिट साइड में भी आ रहा है, क्रेडिट साइड में, कैसा एसेट है, सुभान अल्लाह, कैसा एसेट है, कैसा एसेट नहीं है ये, इसकी कॉस्ट अलग पड़ी है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है, ठीक है। अच्छा मैंने कब बता दूं, मिसकलेनियस एक्सपेंसेस हैं, अदर फिक्स एसेट, अगेन वही मामला है, कॉस्ट अलग पड़ी है और उसकी क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेशन अलग पड़ी हुई है। देन पेबल्स, परचेजेस, रिसीवेबल्स, रेंट आ रहा है डेबिट साइड पर तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट होता तो इनकम होती, तो ठीक है। अच्छा फिर स्पॉन्सरशिप आ गई, सैलरीज ऑफ एडमिन स्टाफ, सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, ये तो हो गए ना एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट होता है, ठीक है। और यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आई, कोई नहीं, अल्लाह माफ करेगा, हम कहेंगे बस तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं। लेकिन अप्रोच क्या होती है पता नहीं, अब आपने किस अप्रोच से इंट्रो के अंदर फाइनल अकाउंट का सवाल किया है, लेकिन मेरी अप्रोच तो यही होती है कि ट्रायल को पढ़ा, एडजस्टमेंट्स को पढ़ा, फॉर्मेट बना लिया, जैसे फॉर्मेट बन चुका है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे और एडजस्टमेंट से रिलेटेड ट्रायल की चीजें उठाते जाएंगे, सारा ट्रायल नहीं पोस्ट करना, और जब सवाल एंड हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स एंड हो जाएंगी, तो सारा ट्रायल जो बचा हुआ है वो भी पोस्ट करके फिर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। तो जरा शुरू करते हैं काम को, ट्रायल को ना असल बार बार ट्रायल सारा ढूंढो, एडजस्टमेंट करके फिर सारा ट्रायल, ये चीज़ जानी हो तो जानी, फिर कुछ एडजस्टमेंट को की तरफ से हिट हुई, कोई ना हुई, सुकून से एडजस्टमेंट्स करो, एडजस्टमेंट में जो ट्रायल वाली फिगर हिट हो उसे उठा के ले आओ, बाकी सारी चीज़ें एंड पे, ठीक है। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट है वही क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री दी हुई है, सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब इन्वेंट्री की कहानी शुरू हो रही है, तो इन्वेंट्री माशाअल्लाह से ये 6 को आइटम्स तो एकदम से ट्रायल से निकलने हैं ना, ये ओपनिंग स्टॉक उठा के ले जाओ लेजर में, ओके, और ये परचेजेस उठा के ले जाओ लेजर में, और फिर एडजस्टमेंट जाके पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करें जी काम, चलो। तो 3 इन्वेंट्री के लेजर हमारे बनेंगे, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन, इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज और इन्वेंट्री कैफेटेरिया। जी ट्रायल से ब्रॉड डाउन उठाकर लिख लेने हैं जी फटाफट सब ने जी। आए जरा, ओपनिंग डिसाइडेड है कि ये ओपनिंग है, पता है हमको काफी अरसे से जी। 4.7 बस उसकी एप्लीकेशन आज जाके आई, पढ़ तो बहुत अरसा पहले आए थे, तो 4.7, 19.4 और
4.7, अच्छा सॉरी ये इधर है 4.7, 19.4, 8.5. Next is purchases. इन्वेंट्री के लेजर में परचेजेस किस तरफ आती हैं? डेबिट साइड पर. मैं यहाँ परचेजेस लिख लूँ, आपकी इजाजत है? आप कहोगे जी क्रेडिटर्स लिखते थे, मैं नहीं आज उस तरह से दिया होगा, ठीक है. क्लोजिंग्स गिवन है, क्रेडिटर का क्लोजिंग ऑलरेडी गिवन है, परचेजेस गिवन है, ठीक है. तो यहाँ पर बस इन्वेंट्री के लेजर में पोस्ट करवा देते हैं. ठहर जाओ एक मिनट. परचेजेस और परचेज, वो जो मैंने सिखाया था आपको, इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज आती है, क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल आती है, याद है? ठीक है, वही है. ठीक है जी, बताएं. ट्राई 60.5, 18. अच्छा अभी तो देखना, अभी सबकी तवज्जो चाहिए. एक मिनट के लिए. कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना? नहीं आता है ना? लिखे मत प्लीज, एक मिनट के लिए सबकी तवज्जो चाहिए. मेडिसिन के बारे में एक लाइन पढ़ाओ और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या लिखूं. मेडिसिन आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली. मैंने भी क्लोजिंग पढ़ना है ऊपर, मैंने से पहले ये लाइन आपको भाई जी. असम्पशन है, कोई असम्पशन नहीं. कंजम्पशन, वेरी गुड. छोड़ो भाई छोड़ो, इधर देखो. ये कैफे में हम सेल्स कर रहे हैं, तो इस सेल के अगेंस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल ही आएगी. लेकिन ये मेडिसिन हम सेल नहीं कर रहे, तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, कंज्यूम्ड वाला, ये भी एक्सपेंस ही होता है. कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस. यार कुछ नहीं आपने पढ़ा हुआ है. इधर देखो, ये देखो. ऑफिस सप्लाईज याद है? ऑफिस सप्लाईज, हॉस्पिटल सप्लाईज, ठीक है. ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, चलो वो भी याद है. स्टेशनरी तो याद होगा. स्टेशनरी एक्सपेंस, जिसको मैंने कहा था दिस इज जस्ट लाइक ऑफिस सप्लाईज. अब ना मैं आपको चार चीजें एक जैसी, स्टेशनरी की तरह से ही ये ऑफिस सप्लाईज का होता था, उसी तरह से ये हॉस्पिटल सप्लाईज का, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टॉक ऑफ क्रॉकरी है. बताऊंगा वहां जाके बताऊंगा जो सवाल करवाना है, ठीक है ना. तो ये जस्ट बिल्कुल जैसे स्टेशनरी का अकाउंट बनता था, ये बिल्कुल वैसे ही अकाउंट है, ठीक है. जिसमें मिसाल के तौर पर हम कहते थे ओपनिंग 2 रुपए की स्टेशनरी पड़ी है, हम परचेज करके लाए हैं बाजार से 120 रुपए की, और क्लोजिंग डेट पे अभी भी 12 रुपए पड़े हैं. तो बाकी फिर क्या हो गई? कंज्यूम्ड, जिसको हम कहते थे एक्सपेंस. याद है? कितना निकल रहा है वैसे? 110, ठीक है. तो ये थोड़ा सा फर्क है, जरा ध्यान रखना है. हम मेडिसिन बेच रहे, हॉस्पिटल सप्लाईज तो वैसे ही स्टेशनरी की तरह से हो गया ना, जैसे ऑफिस सप्लाईज था. ऑफिस के अंदर जो ये स्टेशनरी का आइटम्स, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लेट्स से जो पट्टियां शटियां होंगी या कोई कपास होगी, या उनके अंदर भी कोई स्टेशनरी का या कोई और आइटम्स होंगे, ठीक है. हॉस्पिटल सप्लाईज को सफाई का मटीरियल पड़ा हुआ है कुछ भी, ठीक है. तो वो यूज होता है, बेचते नहीं है. इसलिए हम इसको इन्वेंट्री नहीं कहते. स्टेशनरी 12 रुपए जो पड़ी है बेटा, इन्वेंट्री वो है जो हमारे पास पड़ी है, जिसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी, जिसकी ट्रेडिंग नहीं कर रहे वो कंजम्पशन बनेगी. इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन है, जो हमारी मेडिसिन पड़ी है इन्वेंट्री नहीं है. इन्वेंट्री है ना स्टेशनरी, इसके ऊपर भी मैं इन्वेंट्री लिख सकता था. ये इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी है, पड़ी है, खरीदी है, पड़ी है, लग गई, बिक नहीं गई, लग गई, ठीक है. ओके जी. तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, यहां पर आएगा हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड. ये बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक एक्सपेंस जाएगा, और ठीक है. अब इधर देखो, ये एक्सपेंस कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में. और ये एक्सपेंस कहां जाएगा? अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में. है ये भी एक्सपेंस ही, तो ठीक है. कुछ समझ आ रहा है थोड़ा. अच्छा चलो, घर से करके आते हैं ना सवाल. आप लोग जिस वक्त किताबें बंद करते हैं ना एंड पे, आप लोगों के दिमाग भी साथ बंद हो जाते हैं. मैंने होमवर्क दिया था, अभी सवाल कर लें, ये बहस बाद में कर लेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ें. दिया था होमवर्क भाई कह रहे हैं. हाँ चले ठीक है, छोड़ें. वो केड़ा करके आ गया, छोड़ो तुम इस गल. लेकिन ये तो है उस्ताद को मैंने करवाना तो था ही, ठीक है. ओके नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आपने मेरी फ्रेंड के जाकल्ला, सवाल तो मैंने कहा नहीं था. भाई साहब ट्रायल में से, बस चुप कर जाए बेटा. ट्रायल में से फिगर उठा लिया हमने, अब एडजस्टमेंट 1 पे आ गए, ठीक है. अब तुम भी बाद में ऐसे कर देना इसको, ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन
एंड हॉस्पिटल सप्लाईज was 25.8 एंड 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल वही बात बन गई जो पढ़ाई थी अभी है कि ट्रायल में परचेजेस हैं तो ट्रायल में पड़ी है ओपनिंग स्टॉक की फिगर और क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में देगा, वही किया हुआ उसने। ठीक है, तो बताओ जी मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25.8 और हॉस्पिटल सप्लाईज का क्लोजिंग स्टॉक 13.8। आगे बढ़ो पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में कहता है ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया कुड नॉट टेक प्लेस। कैफेटेरिया का स्टॉक आज हमें नहीं पता, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं पता। अब आज 2 क्वेश्चन मार्क लग गए हैं, ठीक है, और सही है। हाँ, अब हमें पता लग गया आगे मार्कअप मार्जिन उसने दे देना है। आज तक यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के सेल निकाल रहे थे ना, आज सेल दी हुई है उसने ट्रायल में, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे, मसला ही कोई नहीं। मार्कअप मार्जिन की रिवीजन तो एक सवाल 10 मिनट में अब हो ही जाने। जब रोज एक काम प्रैक्टिकली, मैंने आपको कहा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, हम इसमें बताना स्टेप 1 में ये करना है मार्कअप मार्जिन, स्टेप 2 में ये करना है। करना इतनी बार कर चुके हैं कि वो वैसे ही हो गया, तैयारी होगी उसकी, ठीक है ना। अच्छा सुनो आप, चलो तरतीब से चलते हैं। मैंने कुछ ब्लैक कर दिया था, फिर खत्म कर देते हैं इन दोनों एडजस्टमेंट्स को। बीच में जी क्या है, वो कहता है कि मेडिसिन जो है ना 3.1 मिलियन की वो एक्सपायर हो गई। अब नॉर्मल लॉस होता है ये बिल्कुल एक नॉर्मल लॉस है जी मेडिसिन का। आप कहो जी एक्सपायर, वही रखोगे, जरूरत मरीज होते फटे से लेटे है, तुम कहो जी हम जा रहे हैं एबट के दफ्तर वहां से दवाई लेने, ऐसा होता है। कुछ इन्वेंट्री रखोगे ना मेडिसिन की, मरीजों के लिए रखनी है ना, रखने की वजह से वो एक्सपायर भी हो सकती है, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस होता है। जैसे आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करते थे तो आप अपने दुकान पे स्टॉक रखते थे, स्टॉक पड़े पड़े कुछ पुराना भी हो जाता था ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट होने की वजह से आप कहते थे जी इसमें एनआरवी लॉस आ गया वो लॉस भी नॉर्मल लॉस कहते थे। ये तो नहीं कहते थे कि जी दुकान में कुछ रखो ही ना, जब कोई बंदा आए भाईजान एक घी का पैकेट दो, आपको जी मोटरसाइकिल तू मैंने अपने वाला दे, मैं होने फैक्ट्री जो लेके आया। आपको चीजें बेचने के लिए इन्वेंट्री में कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, वो रखे होने की वजह से कभी कभी उन पे एनआरवी लॉस आ भी जाता है। ऐसे ही आपने मेडिसिन रखी हुई है, बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए सही, ठीक है, लेकिन बेचने के लिए भी रखी होती तो ये लॉस नॉर्मल ही था, ठीक है ना। तो बहरहाल ये पड़े पड़े एक्सपायर हो गई तो ये नॉर्मल लॉस है। अब ये काम मैंने नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने आपको ये काम पहले भी सिखाया था, मेडिसिन नहीं वो क्या था, कोई एक इन्वेंट्री थी सवाल के अंदर जिसमें ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ थी, तो मैंने कहा था सिर्फ आपने क्या करना होता है, वैसे तो असल में तो एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन मैंने कहा था सिर्फ स्टॉक को एडजस्ट कर दो, स्टॉक के एडजस्ट होने से कॉस्ट ऑफ सेल को नॉर्मल लॉस खुद बहुत चार्ज हो ही जाता है, तो मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमारा ओपनिंग स्टॉक गलत, हमने यूं काट के उसको सही कर दिया था। आज हमारा क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो कह रहा है फिजिकल काउंट में हमने जो स्टॉक गिना वो इतना है, लेकिन 3.1 का एक्सपायर्ड है, तो जो एक्सपायर्ड है फिर वो तो फिर किसी काम का नहीं है ना। इसको नीचे करके लिख लो, लिख के काटना है 25.8, ठीक है जी। तो भाई साहब आप माजरत के साथ जरा चेंज हो जाए, क्या हुआ भाई साहब, आप में से 3.1 सही नहीं है। अब देखो जैसे ही मैंने ये फिगर कम करनी है, ये खुद ब खुद बढ़ जानी है, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही वाला बताओ जी 22.7, बस ये एडजस्टमेंट थी। अब इधर देखो मैं एंड नहीं कर रहा अभी, एंड पे बैलेंसिंग एंड पे, ठीक है ना, चलो करते चलें, ठीक है। बताओ जी 57.2 ये मेडिसिन कंज्यूम्ड है, ये यहां पे आके लिख दो, मेडिसिन कंज्यूम्ड, वर्किंग नंबर 2 कितनी है जी 57.2, और यहां पर आपने स्टेशनरी बनाया हुआ है, तो यहां पर आपने करंट एसेट्स में आकर लिखा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना है जी, ये तो सवाल में गिवन था 22. नहीं सवाल में नहीं गिवन था, ये आपने सही किया है, तो इसको भी वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग 2 में ही आपने किया, जहां भी सही यार देना यार, जरा गली पड़ गया बेटा, ना करें ना, आसान तरीका बताया वो करें, क्लोजिंग को एडजस्ट करें, क्योंकि आपको बचपन में एक बात बताई जाती है कि अगर क्लोजिंग को एडजस्ट कर देंगे ना तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम होने से, चेंज होने से कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद एडजस्ट होगी, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 22.7 नेक्स्ट, ये भी हो गया, बोलो 13.4 जी, ये 13.4 ये क्या है जी, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम्ड, वर्किंग नंबर ये पूरा लिखा करो आप, अच्छा जी कितना 13.4, और स्टॉक ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज ये सवाल में गिवन था 13.8, ये एज इट इज लिखी, ठीक है। अब यहां पे आए तो इसने कहा सॉरी आपके मतलूबा सहूलत यहां पे मुयस्सर नहीं, आपकी मतलूबा फिगर इस लेजर में मुयस्सर नहीं है, बराए मेहरबानी जरा एडजस्टमेंट 2 दोबारा पढ़ें। ने कहा जी ईयर एंड फिजिकल काउंट
of inventory, cafeteria inventory could not take place. Goods are sold in cafeteria at a gross margin of 25% on sale. तो जिससे साथ प्रॉफिट को लिंक करे वो 100 ले लो और इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी, सेल को 100 लिया, 25% प्रॉफिट है, तो बैलेंसिंग कॉस्ट कितनी आ गई 75। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन इसके अलावा हम ट्रायल पढ़ते हुए देख कर आए थे, कहीं तो थी वो, ओ 24.4 कैफेटेरिया की सेल। डबल एंट्री करने ना बैठ जाना, कैश डेबिट सेल वो हो चुकी है, ट्रायल से उठा रहे हैं। ठीक है, ट्रायल से उठा के चीजें ऐसे लिखते थे हैं, तो सेल के बारे में कोई गड़बड़ नहीं बताई, सेल आ जाएगी यहां पे सीधी, कितनी जी 24.4। ठीक है जी, ये सेल है। अब कॉस्ट ऑफ सेल हम यहां पे निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। 24.4 ये है सेल, ये है सेल, यानी ये है कितने क्या, ये है 100 पे डिवाइड बाय 100 हमें चाहिए कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 75, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज 18.3। ठीक है जी, जी वो बात चलो लिखो बात। अच्छा जी, ये 18.3 असल में हमें चाहिए था, ये 18.3 आज यहां से नहीं निकला, आज ये वर्किंग नंबर 1 से आया दोस्तों। लेकिन साथ ही आपने इसको क्लोजिंग निकाल लेना, आप सब पूरा कर रहे हो साथ साथ लेजर्स को, तो फिर चलो इसको भी करो, इस बेचारे का 2.8। अच्छा अब इधर देखो, ये 18.3 एक्सपेंस बन गया, उधर नहीं गया इधर गया, 18.3 एक्सपेंस बन गया, और 2.8 ये है स्टॉक ऑफ कैफेटेरिया, वर्किंग 4 से आपने निकाला है 2.8। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 1.4। रेंट एक्सपेंस का लेजर बना लो, और आउटस्टैंडिंग पेएबल कितना 1.4। मैं तो कहता हूं ट्रायल से इसको उठा लो, ट्रायल में रेंट नजर आया था मुझे, ये 19.6 डेबिट साइड पे है, ट्रायल में पेड की फिगर होती है, सुकून से यहां पे आकर लिखो, कैश लिखो या एज पर ट्रायल लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन 19.6 लिखना है इस तरफ। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, एक्सपेंस कितना 21। अच्छा अब ये जाने, थोड़ा सा रुक जाओ, इसके साथ थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट और हिट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा रुक कर इसको ले जाते हैं, फिर क्लोजिंग ले जाओ, पेएबल है तो चलो बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये बस याद रखना, ये भूल ना जाना, मैं चाहूंगा एडजस्टमेंट के साथ इस पॉइंट पे लेकर जाए जब इसकी एडजस्टमेंट आए। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओ अच्छा इसी एडजस्टमेंट का तो इंतजार था। 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। भाई इससे अगली लाइन ना मैं काट रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि ये समझाऊंगा नहीं, आपने काटनी नहीं है, इसको इग्नोर करना है वैसे सवाल में, लेकिन आपने तब लिखना है इग्नोर या काटना है जब मैं समझा लूं, फिलहाल ये लिखी रहे। ओके, लेकिन आज नहीं समझा रहा। अच्छा कहता है 15% ऑफ द सैलरीज एंड 10% ऑफ द रेंट आर एलोकेटेड टू कैफेटेरिया। चलो रेंट तो निकल आया ना, फटाफट पहले इसका काम तमाम कर दें। रेंट कह रहा है 10% किसको दे दो, कैफेटेरिया को। अगर 10% जाना है तो बाकी फिर कहां जाना है, बाकी हॉस्पिटल का ही होगा रेंट। ठीक है, तो 21 है, 21 इधर देखो बच्चों, 21 कहां से आया बताओ। हाँ ये 21 का 90% इधर जी कितना 18.9। अजय सारे एक्सपेंसेस हैं, वैसे बाद में भी कर सकते थे, खैर 18.9 आ गया हॉस्पिटल के इनकम एक्सपेंडिचर वाले एक्सपेंस में, और यहां पर हमने आकर लिखा लेस रेंट। और यहां पर क्या करेंगे जी, 21 जो कि वर्किंग नंबर 5 से आया हुआ है, इसका 10% यहां पर ले लें। ठीक है, 2.1। ओके, और अब इस क्लोजिंग को भी ले जाते हैं यहां पर लायबिलिटीज में, रेंट पेएबल कितना 1.4। समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन साथ ही सैलरीज का भी उसने कहा था। अच्छा अब 0.6 में वॉक ऑन डायबिटीज है, 0.7 मेडिकल इक्विपमेंट है, और 0.8 में उसकी डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब सैलरीज में कोई मसला नहीं है। तो सैलरीज पड़ी हैं ये, एडमिन स्टाफ की सैलरीज, वो कहता है जी 15% कैफे को, तो फिर 85% हॉस्पिटल को, और डॉक्टर्स की सैलरीज भी 15% कैफे को, और खुदा का खौफ करो डॉक्टर्स चीटा कोट उतार के फिर वो वाला कोट पहन के, एप्रन पहन के, फिर वो समोसे भी फ्राई करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते जी, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सैलरीज ऑफ डॉक्टर तो सारी की सारी है, नर्सिंग स्टाफ सारी की सारी, इधर सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ जी कितनी है? ये सारी की सारी एक्सपेंस है हॉस्पिटल का, लेकिन जो सैलरीज
एडमिन वाली हैं वो सैलरीज कितनी है 24 का 85% यहां पे उसने ना बताया 15% हुआ तो दूसरा भी इधर ही आना है ना, तो मैं पहले ये लिख रहा हूं, माजरत वैसे लिखना मुझे पहले वो चाहिए था। ये कितना है 20.4 इधर और लेस सैलरीज ऑफ एडमिन 15%। तो पहले ये 15 लिखते, बाकी वहां पे लिखते तो वो भी ठीक था 3.6। ठीक है, बाद में आप टोटल करना जी। ओके समझ गए। 24 भी गया और 38 भी गया। और ये इतनी आसान एडजस्टमेंट है, ये बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट है जैसी इवेंट एक्सपेंस वाली आई थी हमारे एक सवाल में। इवेंट एक्सपेंस को लेजर से लेकर घुमाकर गए थे, ठीक है ना। लेकिन वॉक ऑन डायबिटीज ए की अब इनकम भी पकड़ ही लो, फिर इसको भी ले जाओ। अब ये मैंने आपको ज़बानी कलामी दिखा दिया था कि ये कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो आज इसको हमने कहां लिखना है, तो मैं सिर्फ वॉक लिख दूं। वॉक इतना कौन, वॉक ऑन डायबिटीज डे, वॉक वॉक वॉक, कैट वॉक नहीं, वॉक 2 पॉइंट, ये नहीं इनकम बताओ ना, एक्सपेंस तो वैसे भी लेजर से होके आना है अभी, ठीक है, इसमें से वो माइनस करेंगे। ओके चलो मैंने टिक कर दिया क्या, ये स्पॉन्सरशिप जो मिली है। अब आते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस तो 2.6 था, ये मैं सीधा लेकर जा ही रहा था कि उन्होंने कहा वॉक ऑन डायबिटीज डे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर, एक्सपेंस रिलेटेड टू इवेंट अमाउंटिंग टू 1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग, ओह माय गॉड, एंड नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब वो 2 पॉइंट कितना था, 2.6 का एक्सपेंस था ना, ये 2.6 का एक्सपेंस बेचारा सीधा जा रहा था, कोई एडजस्टमेंट रास्ते में उसको पकड़ खड़ी होगी। इधर आओ, इधर आ बच्चे, इधर आ, वॉक एक्सपेंस, इधर आ, वॉक ऑन डायबिटीज डे एक्सपेंस, इधर आ बच्चे, और किधर कितना था 2.6, ये इधर ट्रायल वाला, इधर आ, शाबाश। और क्लोजिंग कावा नहीं मंगवाएंगे, कितना 1.2, ठीक है बच्चों, ये हो गया, एडजस्टमेंट पड़ गई ना, क्लोजिंग था, ठीक है। एक्रूअल प्रीपेमेंट कहां कहां पे ढूंढते फिर रहे हो आप, हैं बस, सॉरी भागते फिर रहे हो और वो आपको ढूंढता फिर रहा है। एक्रूअल और फिक्स एसेट, सुभान अल्लाह। एक्सपेंस कितना, हाँ देख लो बेटा 3.8, अच्छा 3.8, ये एक्सपेंस है जी, ये एक्सपेंस यहां पे माइनस कर देंगे। अच्छा किसी ने ऊपर लिख दिया था वॉक ऑन डायबिटीज डे, बाद में माइनस ज्यादा आ गया तो वहां से काट के यहां ले आए, तो मसला नहीं, लेकिन ये वर्किंग नंबर 6 से एडजस्ट हो क्या है, आप बोलो 1.6। अगली बार को ही वॉक करानी है हमने, ज्यादा स्पॉन्सरशिप आएगी फिर सोचेंगे। ओके आओ जी, एडजस्टमेंट 5 तो आपने अभी अभी क्लास के स्टार्ट में की है। क्या कहता है, मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8 वर रिसीव्ड एज डोनेशन, दीज हैव बीन ब्रॉट इनटू यूज बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। डोनेशन आया है, डोनेशन आया है इन द फॉर्म ऑफ एसेट आया है, एंट्री बोलो। तो मेडिकल इक्विपमेंट का अकाउंट हम अलग कॉस्ट पे बनाएंगे आज, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग रखेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ब्रॉड डाउन भी हमें मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं एंट्री करने लगा हूं, फिलहाल एंट्री करवाओ 36,008, अभी अभी एंट्री करवाई थी। एसेट डेबिट, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, वही मेडिकल इक्विपमेंट वाली समझना है तो जी 36.8 डबल एंट्री हो गई जी। ये एडिशन है लेकिन कैश वाला नहीं है, डोनेशन वाला है। ओके सही है। अब मैं तो कहता हूं बाकी भी क्या बचा है, इनको भी उठा ही लो। अगली लाइन में तो वैसे ही कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 15% लगना है, तो चलो पहले मेडिकल इक्विपमेंट को पकड़ो। हाँ भाई चल, तू कॉस्ट है, तू एक्यूमुलेशन है, चल आ जा 185.4 ओपनिंग कॉस्ट, क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग पड़ा है ना, तो भैया कॉस्ट है। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 64.2, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग तो कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल करेंगे ना, और बोलो ओपनिंग पे, ओपनिंग बुक वैल्यू मेथड है ना, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, ये बन जाएगी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। अब इस पे WDV लग सकते हैं, डिस्पोजल नहीं है लेकिन WDV मेथड तो है ना, बड़े आए फिक्स एसेट को इजी लेने वाले इनटू 15। भाई ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले जी। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना बेटा, ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कॉस्ट पे तो रेट नहीं ना लग सकता, सब्सिक्वेंट ईयर है, तो ओपनिंग अगर डिस्पोजल ना भी हो तो हम ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल लेते थे ना, तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू निकाली है हमने ओपनिंग कॉस्ट में से, ओपनिंग एक्यूमुलेशन माइनस करके। ओके, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, समझ आई है। ओपनिंग
नेक्स्ट एडिशन हुआ है और ये तो पहला साल है, इसकी तो बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट ही चाहिए, और सवाल खामोश है तो साल का पहला दिन अज्यूम करके सारा साल डेप्रिशिएट करेंगे। डेट ऑफ डोनेशन जिस दिन आया है उस दिन की डेट ना, डेट ऑफ एडिशन दिन ना गिवन, तो साल का पहला दिन अज्यूम करो। 5-2 एंट्री 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 23.7 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। वर्किंग 8.1 नीचे नजर आ रही है। ओके, यहां पे भी लिख दो, ये डेप्रीसिएशन है और ये किसकी है जी, मेडिकल इक्विपमेंट की वर्किंग 8.1। ठीक है, इसको भी फड़का दो भाई, इसको भी फड़का दो। ये एसिड है, लेजर ही बना दें। वैसे डायरेक्ट भी करना सीखो, इसको डायरेक्ट भी करना सीखो। ये तो खत्म हो गया ना, पहले इसको ले आओ। इसका क्लोजिंग बताओ, इसका क्लोजिंग बताओ। क्लोजिंग 222.2 क्लोजिंग कॉस्ट आ गई और यहां पे 87.9। सिंपल, शुरू वाला फिक्स एसेट शुरू हो गया आज। ठीक है जी, मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट कितनी है जी, क्लोजिंग 222.2। यहां वर्किंग का रेफरेंस दे देना, माइनस 87.9 जी। ठीक है, ऐसे ही अदर, ये भी फिक्स एसेट ही था, अदर फिक्स एसेट्स। अब अदर फिक्स एसेट्स है ना बच्चों, उनकी कॉस्ट गिवन है 110.7 माइनस करना है हमने इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। लेकिन इधर देखो, ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग जो आएगी वो आनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अब लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, कितनी है 54.7। ये डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, लेजर भी बन सकता था 54.7। ये लेजर इसलिए नहीं बना रहा कि कुछ डायरेक्ट करना भी तो सीखें। ठीक है, अच्छा, अब इस साल की डेप्रीसिएशन सिर्फ निकल आए तो सवाल एंड हो जाएगा। डेप्शन निकाल लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अब निकलेगा किसका, अदर फिक्स एसेट्स का। उसके लिए भाई साहब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 110.7 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ ऑल 54.7। ये बुक वैल्यू आ गई इनटू रेट, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं, सारा साल होना है जी। बोलो 8 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8.4। तो भाई ये डायरेक्ट भी करना सीखें ताकि टाइम बचाना भी आता हो। अगर ना समझ आ रही हो तो लेजर ओपन कर लेना, मैंने एक लेजर ओपन करके भी दिखाया आपको। ठीक है, एक लेजर के थ्रू, एक डायरेक्ट जी। बोले 47.6 ये एसिड की बुक वैल्यू आ गई, ये एक्यूमुलेशन क्लोजिंग आ गई, ये एसिड क्लोजिंग आ गया। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, कोई रह तो नहीं गया और यार तुम्हें गोल दायरा लग चुका है। अब भाई साहब सिर्फ ट्रायल में बची कुछ ही चीजें जो हैं वो फेंकनी है। शुरू करें। सबसे पहले बर्न वार्ड, मैंने कहा ये बर्न वार्ड और ये इसका, ये दोनों अभी ऐसी स्टेज पे नहीं है कि ये बिल्डिंग में जाके डेप्रिशिएट हो, इसीलिए वर्किंग प्रोग्रेस है, और ये इनकम बने। तो ये नॉन करंट एसेट्स में फेस पे, और ये फंड्स के अंदर जनरल फंड के नीचे एज इट इज लिख देना, क्लोजिंग्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर आके हमने लिखा CWIP ऑफ बर्न्स वार्ड। बेटा ये तो बहुत बचपन की बात है, किसने पूछा, पुरानी बात है, कोई नहीं, बता देता हूं। बच्चे ये अक्सर पूछते हैं और ये की हुई बात फिर पूछ रहे हैं, तो फिर सुने। करंट एसेट इसलिए बच्चे कहते हैं सर ये तो 2-3 महीने में पूरा कोई होके खत्म नहीं हो जाना। और भाई खत्म होके जाना कहाँ है, तो नॉन करंट में ही रखते हैं अकाउंटेंट्स इसको, क्योंकि ये जो ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया लगा खड़ा है, ये नॉन करंट एसेट ही होता है। तो यही बताया जाता है बचपन से कि ये हमेशा नॉन करंट एसेट में नजर आएगा, कभी भी करंट में नजर नहीं आता। ठीक है जी बच्चों, ये कितना है 55.3। ओके, और जनरल फंड क्लोजिंग के बाद यहां पे करके ये क्या है जी, बर्न्स वार्ड फंड कितना 75.1। बस इन्हें उठा के प्लेस करना था। ठीक है, आगे बढ़ो। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 8.4 है, तो यहां पे कोई 1-2 एसेट्स और ना आ जाए। हम कैश एंड बैंक को एंड पे लिखने की अब आदत बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई स्टार्ट में भी रख दे तो सही है, नंबर मिलेंगे जी 8.4। नेक्स्ट डोनेशन फॉर बर्न वार्ड, ये तो चला गया। ठीक है, एक्सपेंस ये भी हो गया। फी फ्रॉम पेशेंट, जनरल डोनेशन, ये दोनों सीधे इनकम वाले थे। ठीक है ना, यहां पे आके लिखो फी फ्रॉम पेशेंट्स कितनी, और
जनरल डोनेशन, वो जो आज तक पढ़ते आए, डोनेशन इनकम रिसीव हुई है, ये वो वाला भी था। जनरल डोनेशन कितना? 82.6। आगे बढ़ो। जनरल फंड हो गया ओपनिंग? नहीं 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 हो गया, इसको लेके जाना है, ये लेके जाना है, भूल गए जी। इधर बोलो 195.6, यहां पे सरप्लस आएगा और फिर ये जाके क्लोजिंग जनरल फंड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी भूलना था। 75.1 जरा नीचे ले आओ। ओके जी, नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री गया, एसिड गया, मिसकलेनियस एक्सपेंस। मिसकलेनियस इधर आ जाएंगे, कितना? 8.5, मुफ्त के नंबर। इतना आसान सवाल। तो मसला ट्रायल को समझना था, सवाल को समझना नहीं था। तो इस सवाल को जब भी रिवीजन करो, इसको करो, तो ट्रायल से इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल करना काबू में रहेगा आपके। 70-80% मार्क्स इंशाल्लाह जी। अदर फिक्स एसेट हो गए जी। पेबल्स यहां ले आओ। पेबल्स जी कितना? यार एक चीज आपने मुझे याद नहीं कराई, ये भी तो बेचारा पेबल ही था, इसको यहां पे लिखा नहीं, इसका एक्सपेंस तो लेके, तो ये भी मैं लिख दूं ऐसी ना भूल जाए जी। ये क्या था? वॉक एक्सपेंस, वॉक पेबल, वॉक एक्सपेंस पेबल जी। अच्छा ये बीच रह गया था, जेन में आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? ये पेबल हो गया। परचेजेस हो गई। रिसीवेबल 31.4, ये रह गया था। रिसीवेबल्स जो भी है पैनल के, पता नहीं क्या जो भी है, 0.4। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहती 38 की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मेरा दिल नहीं कर रहा ना, असल में मैं जरा सिखाना चाह रहा हूं। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको पहले लिखने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि असल में तो ये FR2 में माफी नहीं मिलेगी आपको, यहां पर चलो फिर चल जाता है काम। ठीक है, अच्छा जी। कितनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? 38। ठीक हो गया। नेक्स्ट यूटिलिटीज एक्सपेंस है। अब वो बताइए क्या देख रहे हैं? कैफेटेरिया की यूटिलिटीज नहीं आ रही भाई, नहीं बताई तो नहीं है। यूटिलिटीज हो सकता है इनको मुफ्त में दिया हो, इसी बिल के अंदर हम उनको भी एडजस्ट करते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जी। हाँ चलो, कुछ रह तो नहीं गया? ट्रेडिंग अकाउंट टोटल, इतना काम करने के बाद 0.4 का प्रॉफिट। चलो कोई ना। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग वर्किंग नंबर 1.4। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में तो क्विकली कर लें, कुछ रह तो नहीं गया? बताओ। ये 42.1 खुद कैलकुलेट किया है। अब एक नजर सोल्यूशन पे दूसरा बच्चा मार ले कि यही है, तेजी में कुछ चीज रहना ना गई हो, सरप्लस। अच्छा यही है बेटा। उसके बाद ये 42.1 का सरप्लस मिला है, कोई देख ले यार, यही है, खुद कह देते हैं बगैर देखे कहते हैं, यही है 42.1। ठीक है जी। 237. तो ये इसमें 1 2 3 4 ऐड कर दो, 354.3। ये सारे ऐड करो। नहीं, कोई गलती लग सकती है इंसान। हाइब्रिड वाले, हाइब्रिड 2 वाले गर्ल्स को नजर आ रहा है बोर्ड 3? सही है यार, मैं ड्रामा ना करना। ऑनलाइन वाले एकदम परेशान हो जाएंगे अगर ये सही टोटल ना हुआ और आपने वैसे बोला। यही है, चलो ठीक है जी। यहीं पे रखिएगा, बच्चों ने तस्वीर बनानी होती है। आमिर भाई पूरा फ्रेम। बेटा बस इसको फंड में रखें, वैसे कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है, लेकिन इसको फंड में रखें तो बेहतर है। वैसे जब इसका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर इसको फंड से निकाल के यहाँ ले आएंगे, डेफर्ड लायबिलिटी कह के फिर अमोर्टाइज करने लग जाएंगे। ठीक है ना? ये तस्वीर पे रखिएगा जी। और कोई सवाल? कैसा लगा सवाल? ये सवाल की जान कोई नहीं थी सिवाय इसके कि ट्रायल की कमजोरी है, जो आपकी इंट्रो की कमजोरी है, मेरी कमजोरी नहीं है, ये आपका अपना कसूर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जितना को इसके अंदर समझाया जा सकता था वो मैंने आपको समझाया है। 2 चीजें और लिख लें, कल आते ही मुझसे उनका रूल लिखवाना है आपने। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब ओपनिंग कब क्लोजिंग। ठीक है ना? ये भी इनके बारे में उसूल लिखवा दूंगा, जैसे स्टॉक और जनरल फंड का लिखवाया भाई। वो एडजस्टमेंट कल बताऊंगा, उसको इग्नोर ही करना था, उसको इग्नोर करना था। क्यों इग्नोर करना था सोचना आप, मैं तो कल बताऊंगा। ये भी कल मुझे आते साथ पूछना है आपने। ठीक है, और यहाँ मैंने कोई वर्किंग नहीं की ऐसी खास जो आपको दिखाई जाए। आज का काम ये था। लेक्चर नंबर कौन सा था? 97। और होमवर्क के अंदर मैंने आपके लिए रखा है पास पेपर 16 सीरियस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।